हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में देखे वन लाइनर, अभी देख रहे हैं बायोलॉजी का। तो इस वीडियो में फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत के वर्गीकरण को दो भागों में किया गया है, अपुष्पीय पौधा और पुष्पीय पौधा, क्रेप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। क्रेप्टोगेमस को तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को चार भागों में बांटा गया है, सेबाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया। उसी प्रकार से पुष्पीय पौधा फेनेरोगेमस को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोटाइलोडोन और डाइकोटाइलोडोन, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आइए हम लोग पहला जो है अपुष्पीय पौधा का थैलोफाइटा के बारे में जानते हैं। थैलोफाइटा ये म्यू कुछ नहीं है। थैलोफाइटा, इसके अंतर्गत अपुष्पीय पौधों को शामिल किया जाता है जिसमें जड़, तना, पत्ती में स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। इसे चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में कौन कौन है? सेबाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु। इसको बारी बारी से देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं सेबाल। सेबाल क्या होता है? सेबाल यानी एल्गी। एल्गी का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यह थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह सबसे निम्न स्तर के पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती में स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। सेबाल आर्द्रता युक्त प्रकाशित भागों में पाया जाता है। सेबाल का पूरा शरीर जो है क्लोरोफिल का बना होता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अतः इसे स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। सेबाल में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। सेबाल के प्रकार, काइंड ऑफ एल्गी। सेबाल के प्रकार को देखते हैं तो इसमें होता है लाल सेबाल। सेबाल का लाल रंग जो है आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। लाल सेबाल के वर्ग को रोडोफाइसी कहा जाता है। इस सेबाल की उपस्थिति के कारण ही एक सागर को लाल सागर नाम पड़ा था। ठीक है। उसके बाद जो है प्रवाल या मूंगा जो है, प्रवाल या मतलब कोरल या मूंगा, एक प्रकार का लाल सेबाल के कारण जो है लाल रंग का दिखाई देता है। अब नोट वाली बात है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवाल या और बायोलॉजी से हट के बात जो रहता है उसको ज्यादातर नोट में करके लिखते हैं। तो प्रवाल यानी कोरल या मूंगा जो है ये सिलेंटेरेटा संघ का जंतु है जो उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका बाहरी कंकाल जो है CaCO3 का बना होता है, जो जल में अघुलनशील होता है। और एक की मृत्यु जल में अघुलनशील होता है उसकी, और एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरा प्रवाल आकर वहां फिर से रहने लगता है। और धीरे धीरे यह प्रक्रिया निरंतर होने के कारण समुद्री क्षेत्र में CaCO3 का एक परत आ जाता है, जिसे प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति महान अवरोधक भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ है, ये जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप समूह है, भारत के अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह भी प्रवाल निर्मित द्वीप है। उसके बाद जिलेडियम एवं ग्रेसिलेरिया नामक लाल सेबाल का उपयोग अगर नामक, ये नाम ही है, ऐसा नहीं दो बार लिखा गया, नाम ही है, अगर नामक रासायनिक खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो पूर्वोत्तर भारत में अम्बलिकस नामक लाल सेबाल को भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भूरा सेबाल की, ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी जो है भूरा सेबाल के वर्ग को फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत जो है फियोफाइसी वर्ग कहा जाता है, या फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। आर फाइकोजेंथिन नामक वर्णक के कारण सेबाल का रंग भूरा होता है। सारगैसा एक भूरा सेबाल है। सारगैसा जो है क्या है, कैसा सेबाल है? एक भूरा सेबाल है। उसे समुद्री घास भी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महादेश के पूर्वी तट पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अतः अटलांटिक महासागर के इस विशेष क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। क्लियर बात। नेक्स्ट, क्लोरेला नामक भूरा सेबाल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि इनका पूरा शरीर क्लोरोफिल का बना होता है।
और अतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यह अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहता है। नेक्स्ट बात यह है जो प्रयोगशाला में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का परीक्षण के लिए क्लोरेला एवं हाइड्रिला नामक भूरा शैवाल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एवं एलेरिया नामक भूरा शैवाल में एल्गेनिक एसिड पाया जाता है, जिसका प्रयोग जो है आपातकालीन आधान यानी इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के दौरान किया जाता है। भूरा शैवाल को जापान और ब्रिटेन में पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग अज्वलनशील फिल्म बनाने में, टाइपराइटर का रोलट बनाने में एवं रबर को कठोर बनाने में, वल्कनीकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कवक जो है, अच्छा भूरा शैवाल देख लिया। अब हरा शैवाल क्या होता है? हरा शैवाल इसे क्लोरोफाइसी वर्ग में शामिल किया जाता है। हरा शैवाल क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी के कारण हरे रंग का होता है। और दूसरी बात यह भी याद रखना है, जो यूलोथ्रिक्स सबसे बड़ा हरा शैवाल है। कौन सा? यूलोथ्रिक्स, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में। यूलोथ्रिक्स सबसे बड़ा हरा शैवाल है। उसके बाद फंजाई कवक की बात करते हैं। इसका अध्ययन जो है माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। कवक विज्ञान का जनक जो है एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इंजीनियर जे वुरुटलर को कहा जाता है। कवक भी थैलोफाइटा का ही सदस्य है, क्योंकि इसमें भी जड़, तना, पत्ती में स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। कवक अप्रकाशित भागों में आर्द्रतायुक्त जल पर पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अतः कवक अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए पदार्थों से अवशोषण विधि से ग्रहण करता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद होता है कवक में। नेक्स्ट बात, हमारे नोट वाली बात है, क्योंकि ये हटके है टॉपिक से। हमारे यकृत यानी जिगर, लिवर एवं मांसपेशी में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक का आर्थिक उपयोग भी किया जाता है, जो अल्कोहल निर्माण में, विभिन्न उद्योगों में, एंटीबायोटिक निर्माण में, डबल रोटी उद्योग में मुख्य रूप से किया जाता है। हालांकि कवक के द्वारा जीव जंतु एवं पेड़ पौधा में विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है, म्यूक या मशरूम या राइजोपस एल्ब्यूगो पेनिसिलिन इत्यादि प्रमुख कवक का उदाहरण है। ये कवक का नाम है, आप याद रखिएगा। उसके बाद मशरूम से सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ये आपको मालूम ही होगा कितना भाई, लगभग 80% जो है प्रोटीन की प्राप्ति होती है। सभी दालों में सर्वाधिक प्रोटीन की प्राप्ति जो है सोयाबीन में भी एक ल्यूगनेंसी कुल के हैं, जिसका कि 46% पाया जाता है। और प्रोटीन में ग्लिसरीन प्रोटीन रहता है इसमें 46%। प्रयोगशाला में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन नामक कवक से ही पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो कि 1928 में निर्माण किया था, जिसके आधार पर इन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसे भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। नोट करने वाली बात यह है, जो प्रयोगशाला में निर्मित दूसरा एंटीबायोटिक सेप्ट्रोमाइसिन था। दूसरा एंटीबायोटिक सेप्ट्रोमाइसिन था, जिसका निर्माण जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा वाक्समैन ने किया था। कवक के द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न भी किया जाता है। कवक के द्वारा मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग भी होता है। अब कौन कौन रोग है भाई? तो रोग है, आपको उसको रोग को याद रखना है, चाहे जिस भी चीज से रहे। वैसे देखो कैसे कवक के द्वारा एदाद खाद यानी एक ट्रिक से आप कर सकते हैं कवक द्वारा रोग। एदाद खाग, ए से एक्जिमा, एथलीट फुट, दाद से दाद दमा, दाद मतलब रिंग वर्म, दमा अस्थमा को दमा बोलते हैं। खुजली, इसके बीच गंजापन, बाल जो झड़ता है किसके कारण होता है भाई? कवक के कारण ही होता है। म्यूकर राइजोपस एस्पेजिलस नामक कवक खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है। एल्कोहल निर्माण में फफूंदी यीस्ट के द्वारा गन्ना के रस को सड़ाकर
इथाइल अल्कोहल C2H5OH का निर्माण किया जाता है और इस प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहा जाता है। ध्यान में रखना है आपको। कबक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में जिसके लिए सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक कबक का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसी सेरेविसी देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम दिया है पीडीएफ। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी होता है, सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक कबक के प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। उसके बाद हम बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन या शैवाल एवं कबक के बीच का सहजीवी साइम्बायोसिस का उदाहरण प्रस्तुत करती है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्रा इसके विकास को रोक देता है और यही कारण है कि प्रदूषित क्षेत्र में लाइकेन नहीं पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र में एवं टुंड्रा प्रदेश या बर्फीला प्रदेश में यह अधिक मात्रा में मिलता है। ग्राफिक्स लाइकेन का प्रयोग लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है और लोबेरिया नामक लाइकेन का प्रयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा भाई। अच्छा, परफ्यूम से रिलेटेड जो है बात यहाँ पे आया है, तो बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है। तो इसी तरीका में हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। नोट में ये चीज़ है, जो सबसे पहले इत्र की खोज मुगल काल में नूरजहां की माँ असमत बेगम के द्वारा किया गया और इन्होंने गुलाब के फूल से इत्र तैयार की थी। याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद आर्चिल नामक लाइकेन का प्रयोग नीला रंग बनाने में किया जाता है। असिनिया नामक लाइकेन में कुछ एंटीबायोटिक का गुण पाया जाता है और अतः इसका उपयोग जो है डीपीटी, नाम सुने होंगे डीपीटी यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस यानी काली खांसी, टिटनस रोग के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है नोट करने की, जो बच्चों को इसी तीनों रोग से बचाव के लिए जो है एकल टीका जिसका नाम रहता है डीपीटी का टीका दिया जाता है। अतः इसे ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। क्लियर बात। परमिलिया नामक लाइकेन का प्रयोग मिर्गी रोग के इलाज में किया जाता है और इस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मिर्गी में कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चौथा बात करते हैं हम लोग जीवाणु की, बैक्टीरिया की। जीवाणु की खोज जो है एब्टोनी वान ल्यूवेनहॉक कब किया भाई? 1683 ईस्वी में के द्वारा किया गया, किंतु एहरेनबर्ग 1823 के द्वारा इसका नामांकन किया गया। ध्यान रखिएगा। लुई पास्टर नामक विद्वान ने सर्वप्रथम कहा कि जीवाणु के द्वारा जो है फर्मेंटेशन, जीवाणु के द्वारा किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। जीवाणु जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी यानी तपेदिक, क्षय, यक्ष्मा, काक, हैजा, कोलेरा के जीवाणु और पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज किया था। किसने भाई? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच नामक विद्वान ने जीवाणुओं में कृत्रिम विधि से संवर्धन यानी वृद्धि किया। इसके लिए इन्होंने रोगाणुओं के द्वारा रोग की उत्पत्ति यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज नामक सिद्धांत भी दिया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज नामक सिद्धांत किसने दिया भाई? रॉबर्ट कोच ने दिया। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक जो है रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। जोसेफ लिस्टर नामक विद्वान ने पहली बार जीवाणु के संदर्भ में प्रतिरोधी सिद्धांत एंटीसेप्टिक थ्योरी दिया था। याद रखिएगा। किसने भाई? जोसेफ लिस्टर नामक विद्वान। उसके बाद जो है जीवाणु सबसे सरल सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय आद्य जंतु यानी प्रिमिटिव एनिमल है। यह सामान्यतः परजीवी होता है और यह जंतु जगत का सदस्य रहते हुए भी इसमें पाए जाने वाले कोशिका भित्ति के कारण इसे पादप जगत में रखकर अध्ययन किया जाता है। जीवाणु में कोशिका विभाजन सामान्यतः असूत्री विभाजन यानी बाइनरी फ्यूजन होता है। कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वह अपना भोजन खुद बना लेता है, किंतु अधिकांश जीवाणु में यह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः वह अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात, जीवाणु के द्वारा हम लोग के शरीर में विभिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न होता है और इसे याद रखना है डिप्सिटी का कुटनी है। इसे याद रखना है कैसे? इसे याद रखना है डिप्सिटी का कुटनी है और डिप्सिटी का कुटनी है।
तो डिप्सिटिका कुटनी है, इसको याद है, इस टाइप से रखना है, डिप्सिटिका कुटनी है। डिप मतलब डी से डिप्थीरिया, जीवाणु से होने वाले रोग की बात कर रहे हैं, तो डिप्सिटिका कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, डिप, प से प्लेग, सिटी सिफिलिस, टी से टिटनस या टीबी, का से डिप्सिटी का से काली खांसी जिसको पर्ट्यूटिस या हुपिंग कफ बोलते हैं, कु से कुटनी, कु से कुष्ठ रोग, टी से टाइफाइड, नी से निमोनिया, है से हैजा या कॉलेरा। क्लियर बात। कुछ लाभकारी जीवाणु भी हैं। लाभकारी जीवाणु प्रोस एंड कॉन्स दोनों की बात होता है कहीं भी, तो लाभकारी जीवाणु में हम लोग बात करते हैं, नाम भी बहुत सुने होंगे और खाते भी होंगे। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध से दही बनाने में उपयोग में लाया जाता है। एजिटोबैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम राइजोडियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, और यह जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ देता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और एसेटोबैक्टीरियम नामक जीवाणु का प्रयोग अल्कोहल से सिरका बनाने में किया जाता है, जो किण्वन विधि के द्वारा संभव होता है। अब नोट करने वाली बात क्या है भाई, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जो विनेगर यानी सिरका जो है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका प्रयोग अचार या केचप बनाने में किया जाता है, और यह सिरका भोजन को जो है संरक्षित रखता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु के द्वारा भोजन यानी फूड पॉइजनिंग की घटना होती है। गंगा जल की अगर बात करेंगे ना, तो बहुत पहले जब छोटे हुआ करते थे तो उसमें कहा जाता था गंगा जल में कभी भी मतलब जो है वो दुर्गंध नहीं देता है। जैसे दूसरे पानी को छोड़ दीजिएगा तो उसमें मतलब आ जाएगा कुछ वायरस वगैरह, वायरस तो छोड़िए लेकिन ऊपर ऊपर कुछ आ जाता है जो कि कवक का पार्ट होता है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जो गंगा जल में बैक्टीरिया फेज वायरस की उपस्थिति के कारण किसी अन्य प्रकार का जीवाणु या विषाणु नहीं उत्पन्न हो पाता है, अतः गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है। तो क्यों शुद्ध रहता है भाई, तो आज आपको क्लियर हो गया होगा, जो बैक्टीरिया फेज वायरस की उपस्थिति के कारण, एकदम रट जाइए, सवाल पूछा जाता है बैक्टीरिया फेज वायरस के कारण। नेक्स्ट बात, जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनाने में प्रयोग लाया जाता है। उसके बाद ये भी याद रखना है, प्रयोग लाया जाता है जिनके लिए लैक्टोबैसिलस का तो नाम सुने ही हैं, लेकिन दूसरा बात आज ये भी सुन लेना है, जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का प्रयोग भी किया जाता है, और यह जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शुगर को किण्वन विधि से लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और जिसके कारण जो है दही खट्टा होता है। अब हम लोग कुछ नोट की बात कर लेते हैं। नोट की बात यानी कहने का मतलब इससे कुछ हटा हुआ है लेकिन जुड़ा हुआ इसी से है। यानी अनाज में पाया जाने वाला शुगर माल्टोज, गन्ना के रसों में पाया जाने वाला शुगर सुक्रोज, फलों के रसों में पाया जाने वाला शुगर फ्रुक्टोज, और सबसे मीठा शर्करा जो है वो फ्रुक्टोज है। मांसपेशी एवं यकृत यानी जिगर में संचित शर्करा जो है वो ग्लाइकोजिन है। दूध को 15 सेकंड तक 72 सेंटीग्रेड तापमान पर या 30 मिनट तक 62 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करके शीघ्रता के साथ ठंडा कर दिया जाता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु का विकास नहीं हो पाता है, और इस प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण, और दूध का श्वेत रंग केसिन के कारण होता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा, रेलवे धड़ल्ले से पूछता है। ब्रायोफाइटा क्या है, इतना टाइम से जो हम लोग देख रहे थे थैलोफाइटा का ही देख रहे थे, उसका ही चारों पार्ट देख रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा होता क्या है, तो इसमें पेड़ पौधे का उभयचर यानी एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहा जाता है इसे, अर्थात यह पौधा जल एवं स्थल दोनों ही स्थान पर पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में एक विशेष प्रकार का जड़ पाया जाता है जिसे रिजवाइड कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में मिट्टी अपरदन को रोकने की क्षमता होती है, और इसे जो है स्थलीय ब्रायोफाइटा में मिट्टी अपरदन की रोकने की क्षमता होती है, इसे स्थलीय वनस्पति का पथ प्रदर्शक पुरोगामी पयनिर यानी अगुआ कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का सबसे प्रमुख उदाहरण स्फेगनम है। इसमें जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होने के कारण इसका उपयोग बाढ़ वाले क्षेत्रों में नदी के द्वारा भूमि कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। क्लियर बात। और इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया है। इसमें कुछ ईंधन का भी गुण पाया जाता है, जिसके कारण टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति इसका प्रयोग जो है चिराग या लैंप के रूप में करते हैं। टेरिडोफाइटा इसमें पेड़ पौधे में जड़, तना, पत्ती
पत्ती में स्पष्ट विभाजन होता है। इसमें जैलम एवं फ्लोएम नामक संवहन उत्तक पाया जाता है। जैलम उत्तक मिट्टी में पाए जाने वाले जल एवं खनिज लवण को मूल रोम यानी रूट हेयर के द्वारा जो है अवशोषित करता है और उसे पत्ती तक ले जाने का काम करता है, जबकि फ्लोएम उत्तक पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने भोज्य पदार्थ को पेड़ पौधा के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का काम करता है। एजोला इक्विस्टेम, एक मिनट, एजोला इक्विस्टेम मॉस टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। एजोला को जलीय फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये कर लिए आपको अब तभी टोटल थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बाद अब हम लोग करते हैं फेनोडोगेमस, पुष्पीय पौधा की बात। वैसा पौधा जिसमें फूल फल लगता है उसे ही पुष्पीय पौधा कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में कौन कौन भाई? जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर आपने देखा था एंजियोस्पर्म को भी कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में। तो अभी हम लोग इसकी ही बात करेंगे। जो इसे दो भागों में बांटा जाता है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म वैसा पौधा जिसमें बीजावरण यानी सीड कोट से ढका हुआ नहीं रहता है। वैसा पौधा जिसमें बीजावरण जो है से ढका हुआ नहीं रहता है। इस प्रकार का पौधा मुख्य रूप से पर्वतीय ढालों पर पाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा अनावृत बीज पौधा जो है साइकस, क्या है भाई? साइकस है। वहीं साइकस है जिससे स्टार्च की प्राप्ति होती है और इसी के द्वारा साबूदाना का निर्माण किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चीर नामक पौधा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है और पाइनस नामक पौधे से चिलगोजा की प्राप्ति होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। पाइनस नामक पौधा से चिलगोजा की प्राप्ति होती है। उसके बाद देवदार नामक पौधे से जो है तेल निकाला जाता है। देवदार नामक पौधे से सीडर का तेल, देवदार नामक पौधे से सीडर का तेल प्राप्त होता है। आवृत बीजी पौधा की बात करते हैं। वैसा पौधा जिसमें बीजावरण सीड कोट पाया जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोटाइडेलन यानी एक बीजपत्री पौधा और दूसरा द्विबीज पत्री पौधा। और इसको बोलते क्या इंग्लिश में? डायटोलिडॉन, डायटोलिडॉन। हाँ, अब हम लोग तो बात करते हैं इसमें एक बीज पत्री पौधा बोलते किसको है? इस पौधा के बीच में केवल एक दाना रहता है। एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना है। जो एक दाना किसमें रहता है? प्याज, लहसुन, गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, नारियल, बांस इत्यादि। द्विबीजपत्री पौधा, इसके अंतर्गत जो है उस पौधा को रखा जाता है जिसके बीज दो दाने रहते हैं। डाय मतलब दो दाने रहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो सभी दलहनी पौधे आम, नींबू, मूली, जलसलजम, टमाटर, सूरजमुखी, मेहंदी, कथा, शीशम, भिंडी इत्यादि। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधा, इसके अंतर्गत जो है उस पौधा को शामिल किया जाता है जिसका बीज बीजावरण से ढका हुआ रहता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाई? मोनोक्टोलिडॉन। इस प्रकार के पौधा में बीजावरण के अंदर केवल एक ही दाना पाया जाता है। तो एक ही दाना पाया जाता है। ये आपको हम दिखा चुके हैं, लेकिन हाँ, एक ही ढका रहता है। इसमें दो भागों में मोनोक्टोलिडॉन। इस प्रकार के पौधा में एक ही दाना पाया जाता है। इस प्रकार के पौधा में अपस्थानन झाड़, एडवेंटेनियस रूट पाया जाता है। इसके बारे में देखेंगे रूट में क्या क्या होता है। और इस प्रकार का पौधा साकीय या झाड़िय कहलाता है। इस प्रकार के पौधे में पत्ती में समांतर विन्यास यानी पैरेलल वेंटेशन पाया जाता है। इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, गन्ना, नारियल, खजूर, प्याज, लहसुन, केला इत्यादि शामिल किया जाता है। एक बीजपत्री पौधा जो है, एक बीजपत्री पौधा के चार कुल होते हैं। मोनोक्टोलिडॉन के चार कुल होते हैं। ये कुल आपको उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए इसे इग्नोर करके भी चलिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। लिलिएसी कुल में प्याज, लहसुन, साबर आता है। ग्रेमनी कुल में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ईख, बांस, मक्का आता है। पलमी कुल में तार, खजूर, नारियल, सुपारी आता है। म्यूजी कुल में केला आता है। अब हम बात करते हैं डायटोलिडॉन
द्विबीजपत्री का। इस प्रकार के पौधा में बीजावरण के अंदर 2 दालें होती है, 2 दाने, ठीक है। पौधे में बीजावरण के अंदर 2 दालें होती है। इससे इसकी पत्ती में जालीनुमा विन्यास, नेट वेंटेशन पाया जाता है। इस प्रकार के पौधे में मुख्य रूप से मूसलाधार यानी टैप रूट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। द्विबीजपत्री पौधे को 10 परिवार में बांटा गया है। तो ये किस कुल का है, इस पे सवाल बहुत अगर बनेगा तो बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि याद करना मुश्किल है। फिर भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर ऑप्शन से आपको याद रह जाएगा तो अपना 1 नंबर ले लीजिएगा। क्रूसीफेरी कुल में सरसों, मूली, सलजम, फूलगोभी होता है। कमजो जीटी कुल में सूरजमुखी, गुलदावदी होता है। कुकुरबिटेसी कुल में सभी लत्तीदार फल सब्जी जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, परवल, कद्दू ये सभी आते हैं। उसके बाद लिग्यूमेनेसी कुल में सभी दाल, इमली, शीशम, बबूल, असेक, कथा, खैर ये सब आते हैं। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी, गुड़हल आते हैं। उसके बाद मिर्टेसी कुल में मेहंदी, अमरूद, यूकेलिप्टस, और यूकेलिप्टस को प्रकृति का आतंकवादी पौधा या विध्वंसकारी पौधा भी बोला जाता है। सोलेनेसी कुल जैसे आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और धतरा होते हैं। रोजेसी कुल में गुलाब, सेब, नाशपाती होते हैं। वहीं रोटेसी कुल में नींबू, संतरा, मौसमी को रखा गया है। और नेक्स्ट है अंबल फेरी कुल। अंबल फेरी कुल में जीरा, सौंफ, धनिया इन सबको रखा गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, 6ठा। 7वां चैप्टर की बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी की, पादप अकारिकी की। पादप अकारिकी जड़ क्या होता है भाई? यह जड़ या पेड़ पौधे का महत्वपूर्ण अंग है जो पेड़ पौधे की मिट्टी में खड़ा रखता है, और इसका निर्माण मूलांकुर रेडिकल से होता है। जड़ गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप कार्य करता है तथा यह प्रकाश के विपरीत कार्य करता है। अतः इसे पॉजिटिव जेट्रोपिज्म तथा निगेटिव फोटोट्रोपिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और जड़ में पूर्व एवं पूर्व संधियां यानी नोट, पर्व, कुछ चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, इसलिए जड़ में नोड एवं इंटरनोड नहीं पाया जाता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट यानी मूसलाधार और अपस्थानिक। तो मूसलाधार की बात करते हैं, इसका विकास बीज के मूलांकुर से होता है और यह जीवन भर रहता है। इसे प्राथमिक जड़ कहा जाता है और यह कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है भाई? तो मेनली तो 4 प्रकार तो देखेंगे ही। प्राथमिक जड़ कहा जाता है, ये कई प्रकार के होते हैं। तो तुर्क रूप जो होता है फूसीफॉर्म में मूली को रखा गया है, कोनिकल में गाजर है, कुंभ रूप में नेफिफॉर्म में सलजम है, गांठदार रूप में जो है टुबरस में गुलाबास यानी मिर्बिलिस है। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक की। अपस्थानिक यानी एडवेंटेशियस रूट की। यह मूलांकुर से न निकलकर पौधे के अन्य हिस्से से निकलता है। यह मूलांकुर से नहीं निकलता है बल्कि पौधे के अन्य हिस्से से निकलता है। और इसमें जो है स्तंभ मूल, प्रोप रूट जैसे बरगद, इंडियन रबर, आरोही जड़ यानी क्लाइंबिंग रूट जो होता है पान, मनी प्लांट, वही रेस्पिरेटरी रूट श्वासी जड़ जो होते हैं वो जूसिया रेपेंस में होता है। स्वांगीकरण जड़ जो होता है सिमिलरिटी, ये सिंघारा जो कि पानी में रहता है, आप देखे भी होंगे। नेक्स्ट चूसक जड़ पैरासिटिक रूट जैसे चंदन एवं अमरबेल। जड़ अपने मूल रूट हेयर के सहायता से परासरण एवं विसरण विधि के द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है तथा इसे जाइलम उत्तक के द्वारा पत्ती तक भेजा जाता है। पुनः पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोज्य पदार्थ को फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधे के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं तना की। तना क्या होता है? यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत निगेटिव जियोट्रोपिज्म तथा प्रकाश के अनुरूप पॉजिटिव फोटोप्रिज्म का कार्य करता है। तना में जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। तना में नोड एवं इंटरनोड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जड़ में तना में अंतर क्या है? भूमिगत तना जो अंडरग्राउंड स्टीम होता है, यह कई प्रकार से रूपांतरित होते हैं, जिसमें प्रकंद, कंद, शल्यकंद, धनकंद, इसमें सवाल बहुत पूछा जाता है। राइजोम जो है
इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है भाई, जो प्रकंद है जिसमें इसका जो उदाहरण है हल्दी एवं अदरक को रखा गया है। इसमें कंद में आलू है, शल्यकंद में यानी बल्ब में प्याज लहसुन है, और ओल और अरबी जो है कॉर्न यानी धनकंद में है। नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान रखिए, सॉरी, नोट करने वाली बात, आलू ओल और अरबी में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्याज एवं लहसुन में गंध सल्फर के यौगिक, प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वो सल्फर के यौगिक के कारण होता है। प्याज में सल्फर का यौगिक एल्काइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड एवं लहसुन में सल्फर का यौगिक एल्काइल प्रोपाइल रेडिकल सल्फाइड पाया जाता है। प्याज लहसुन आलू ओल इत्यादि भूमिगत तना का खाने वाला हिस्सा तना ही होता है, ध्यान रखिएगा। अर्धवायवीय तना जो है सब एरियल स्टीम जो है, कुछ पौधों का तना कमजोर एवं लचीला होता है, उसी को सब एरियल स्टीम बोलते हैं। यही तना भी कई प्रकार से रूपांतरित होता है, यह तना भी कई प्रकार से रूपांतरित होता है, जैसे कि ऊपरी भूस्तरीय तना रनर स्टीम, इसके अंतर्गत दूब घास खुट्टी बुट्टी ये भी घास का ही प्रकार है, उसको रखा गया है। भूस्तरीय तना स्टोलन स्टीम जिसमें पुदीना जस्मीन स्ट्रॉबेरी, उसके बाद है ऑफसेट यानी भूस्तरीय की तना जिसमें कि जलकुंभी पिस्टिया को रखा गया है। अंतः भूस्तरीय तना सुपर स्टीम जिसमें कि गुलाब गुलदावदी को रखा गया है। वायवीय तना एरियल स्टीम, इसमें जो है यह तना भूमि से हमेशा ऊपर ही रहता है, ध्यान रखिएगा ये चीज। यह तना भी कई प्रकार से रूपांतरित होता है। अब हम बात करते हैं स्टीम थ्रोन की, जैसे नींबू, बोगनवेलिया नाम सुने होंगे, बोगनवेलिया इत्यादि पौधा में तना अपनी सुरक्षा के लिए तना को कांटे के रूप में रूपांतरित कर लेता है, और अब हम बात करते हैं स्टीम ट्रेड ड्रिल जो है, सभी लत्तीदार पौधा में तना काफी कमजोर रहता है, अतः इसे सपोर्ट प्रदान करने के लिए किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसके कारण लत्तीदार पौधा अपनी तना को रूपांतरित करके सर्पिलाकार आकृति बना लेता है, और जिसे ही स्तंभ प्रतान कहा जाता है। और इसके उदाहरण में अंगूर, परवल, कद्दू, करेला आदि होते हैं। अब हम बात करते हैं स्तंभ प्रदान के बाद वर्णाव स्तंभ की, फैलोक्लेट की। सभी मरुस्थलीय पौधा मुख्य रूप से, जहां तक बात करें तो नागफनी, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर ले, मुख्य रूप से नागफनी अपने तना को भोजन संचय के कारण फुला हुआ मांसल भाग बना लेता है, मांसल है ये, फुला हुआ मांसल भाग बना लेता है, जबकि अपनी पत्ती को रूपांतरित करके कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेता है। नागफनी पौधा में प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्ती या कांटा न करके तना करता है, क्योंकि तना में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बुलबुल की यानी कि पत्रकलिका की, जैसे कि पत्रकलिका के उदाहरण में प्याज लहसुन रतालू आते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीम की कर लिए, अब करते हैं लीफ की, तना की, पत्ती की। यह दो प्रकार का होता है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। वह पत्ती जिसका पत्ती वृंद यानी लीफ ब्लेड कटा फटा नहीं होता है उसे सरल पत्ती बोलते हैं, पत्ती कहा जाता है, जैसे आम पीपल बरगद इत्यादि। वह पत्ती जिसका पत्ती वृंद कटा फटा रहता है उसे संयुक्त पत्ती कहा जाता है, जिसमें कि तार, खजूर, नारियल, नीम इत्यादि हो। इसके उदाहरण है पत्ती का रूपांतरण जो है, पत्ती का रूपांतरित रूप मध्यस्थलीय पौधा में कांटों के रूप में होता है। लत्तीदार फल एवं सब्जी में पत्ती प्रतान यानी लिफ टेंड्रिल के रूप में भी होता है। अब हम बात करते हैं पिचर प्लांट की, पर्णघट की। यह एक कीटभक्षी पौधा है जो अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। यह पौधा अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए कीट का भक्षण करता है, जैसे कि नेप्थीनीज, घटपर्णी, पिंगिएला। यह तीनों जो है स्थलीय पौधा है, जबकि ड्रोसेरा एवं यूट्रिकुलेरा एक जलीय कीटभक्षी पौधा है, पत्ती का मुख्य कार्य देख लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना, उत्सवेदन यानी वाष्प उत्सर्जन का कार्य करना और शोषण का कार्य करना इत्यादि। अब हम बात कर लेते हैं फ्लावर एंड फ्रूट की यानी फूल और फल की। फूल का दो अंग होता है, आवश्यक अंग और सहायक अंग। आवश्यक अंग के अंतर्गत जो है, आवश्यक अंग के अंतर्गत एंडोशियम यानी पुमंग और जायंग को शामिल किया जाता है, जबकि बाह्य अंग में बाह्य अंग या सहायक अंग के अंतर्गत बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज
कैलेक्स यानी कोलेरेला, कैलेक्स और तथा कोलेरेला को शामिल किया जाता है। और जिस फूल में ये चारों अंग पाया जाता है उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है। और जिस फूल के सभी अंगों को और किसी फूल के सभी अंगों को 4 चक्र में बांटा गया है। बाह्य दल पुंज की जहां तक बात कर लें तो बाह्य दल पुंज जो होता है यानी कैलेक्स, यह फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है जो कली अवस्था में फूल के अन्य अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी एक इकाई को सेपल कहा जाता है। क्लियर बात, सेपल कहा जाता है। वहीं दलपुंज की अगर बात करें कोरेला, यह फूल का दूसरा सेट होता है जिसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना और इसकी एक इकाई को पेटल कहा जाता है। इसकी एक इकाई को पेटल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम का, तो पुमंग इसे फूल का नर जनन अंग कहा जाता है और इसकी एक इकाई को स्टामेन कहा जाता है। जायांग की जहां तक बात करें, जायांग जो है इसे फूल का मादा जनन अंग कहा जाता है। इसका एक इकाई को सर्पेल कहा जाता है। किसी फूल में बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के बीच एक और इकाई होती है जिसे परिदलपुंज कहा जाता है। इसकी एक इकाई को टेपल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फूल के प्रकार। एक लिंगी फूल वैसा फूल जिसमें उमंग या जायांग दोनों में से कोई एक ही अंग पाया जाता है तो उसे एक लिंगी फूल बोलेंगे। एग्जाम्पल में खजूर, पपीता इत्यादि। द्विलिंगी फूल वैसा फूल जिसमें पुमंग और जायांग दोनों एक ही फूल में पाया जाता है। उभयलिंगी फूल वैसा फूल जिसमें पुमंग और जायांग एक ही पौधा के अलग अलग फूलों में पाया जाता है, जैसे सभी लत्तीदार फल और सब्जी। परागण पॉलिनेशन फूल के पुमंग, एंड्रोयम या नदर। अब इसमें होता क्या है ना, परागण की जहां तक बात करें तो फूल के पुमंग के परागकोश से परागकण का बाहर निकलकर जायांग के वर्तिकांग स्टिग्मा तक आने की प्रक्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहा जाता है। और यह जो है 2 प्रकार के होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन जब एक ही फूल के परागकोश से परागकण बाहर निकलकर अपने ही फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। और स्वपरागण के लिए निम्नलिखित का होना जरूरी है, यानी इसकी शर्तें हैं। क्या क्या है शर्तें? जो फूल का द्विलिंगी होना चाहिए, पुमंग एवं जायांग का विकास साथ साथ होना चाहिए, और पुमंग और जायांग के बीच कोई अपराध का नहीं होना। ये सब उनकी शर्तें हैं। स्वपरागण के लिए निम्नलिखित का होना जरूरी है। तो ये चीज आपको हम बोल चुके हैं। हाँ, स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सभी द्विलिंगी पौधा में सामान्यतः स्वपरागण ही होता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, परपरागण की। इसके लिए भी कुछ शर्तें रखा गया है, जैसे कि फूल का एक लिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी होना, पुमंग और जायांग का विकास साथ साथ नहीं होना, पुमंग और जायांग के बीच में कोई न कोई अवरोध होना, परपरागण के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यह माध्यम वायु, जल, कीट, चमगादड़, घोंघा, पक्षी या अन्य कोई स्तनधारी भी हो सकता है। अब परपरागण की परपरागण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे 2 भागों में बांटा जाता है, एबायोटिक मीडियम और बायोटिक मीडियम। एबायोटिक मीडियम जिसके अंतर्गत वायु और जल को शामिल किया जाता है, वहीं बायोटिक मीडियम इसके अंतर्गत जो है कीट, चमगादड़, पक्षी, हाथी, मनुष्य इत्यादि को शामिल किया जाता है। वायु के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एनेमोफिलियस कहा जाता है। इसके लिए जो भी कुछ शर्त रखा गया है। क्या क्या शर्त है भाई? जो परागकण का अधिक मात्रा में होना, परागकण का वायु में उड़ने के लिए पंखनुमा संरचना होना, स्टिग्मा का चिपचिपा होना, पानी के द्वारा होने वाले परागण को हाइड्रोफिलियस कहा जाता है, और जल के द्वारा, पानी जल की बात है, जल के द्वारा होने वाले परागण के लिए कुछ शर्तें भी रखे गए हैं। क्या क्या शर्तें हैं उसको देखते हैं। शर्त क्या है भाई? पौधों का जलीय होना जरूरी है। परागकण की अधिक मात्रा होना और उसमें जल में तैरने के लिए पतवारनुमा संरचना होना भी जरूरी है। वर्तिकांग्र का जल की सतह पर होना, साथ ही स्टिग्मा का चिपचिपा होना। कीट के द्वारा होने वाले परागकण को इंटोमोफिलिपस कहा जाता है। कीट के द्वारा होने वाले परागण के लिए
कुछ शर्तें होता है। क्या क्या शर्त है भाई? परागन की अधिक मात्रा और उसका चिपचिपा होना, वर्तिकाग्र का चिपचिपा होना, फूल का रंगीन युक्त या सुगंधित होना, रंगीन या सुगंधित होना। चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागन को जो है चिरोप्टेरीफिलियस कहा जाता है। चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागन को, घोंघा के द्वारा होने वाले परागन को जो है मेलकोफिलियस कहा जाता है। पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को जो है ऑर्निथोफिलियस कहा जाता है। हाथी के द्वारा होने वाले परागन को जो है जूफिलियस कहा जाता है। अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है जो विश्व का सबसे छोटा फूल जो है, ये पूछा है रेलवे में, पूरे एसपीडी भरा पड़ा है इससे। मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, इससे आगे कहीं नहीं पढ़ना है आपको। इसी को बार बार 10 बार देखिएगा इस वीडियो को। विश्व का सबसे छोटा फूल जो है बोल्फिया है, जिसमें परागन की प्रक्रिया विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंगबर्ड या गुंजन पक्षी के द्वारा होता है। विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेशिया है, जिसमें परागन की प्रक्रिया हाथी के द्वारा संपन्न होता है। सेल्फ पोलिनेशन की तुलना में पर परागन अधिक बेहतर होता है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग जीन का समावेश होने से नया पौधा का निर्माण होता है। पर परागन के द्वारा प्राप्त बीज आकार में बड़ा एवं भारी होता है, साथ ही पौधों में विविधताएं भी आ जाती है। स्वपरागन की स्थिति में पौधे में विविधताएं कम होती है और उसमें उत्पादन भी कम हो जाता है। परागन की प्रक्रिया के पश्चात पौधे में निषेचन की प्रक्रिया की ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं जो 2 बार लिखे हैं ये सेंटेंस, ये ऐसा जो परागन की प्रक्रिया के पश्चात पौधे में निषेचन की प्रक्रिया वर्तिका का विकास ओवरी में होता है और परिपक्व ओवरी ही फल में विकसित हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। अब नोट करने वाली बात क्या है? जो फल का विकास ओवरी से होता है, जबकि बीज का विकास बीजांड यानी ओव्यूल से होता है। फल 3 प्रकार का होता है भाई, ये चीज इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा था। 70 फल पे एग्जाम्पल देखे। तब हम लोग जानते हैं जो फल 3 प्रकार का होता है, तो कौन कौन फल होता है? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और प्रेथ्रोनोक्रैप और निषेचित फल बोलते हैं उसको। तो ट्रू फ्रूट के बारे में बात करते हैं। ट्रू फ्रूट किसको बोलेंगे भाई? सत्य फल। इसका विकास केवल परिपक्व अंडाशय से हुआ है, जिसमें फूल का कोई अन्य हिस्सा मदद नहीं करता है, उसे सत्य फल कहा जाता है। जैसे आम, नारियल, खजूर, तार, जामुन, बेल, टमाटर आदि। अब असत्य फल, फॉल्स या शैडो फ्रूट जो होता है, इसके विकास यानी परिपक्व जो है अंडाशय के साथ साथ फूल का अन्य हिस्सा में भी मदद करता है, इसे असत्य फल या कूट फल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में अनार, सेब, अमरूद, नाशपाती, कटहल, सहतूत, अंजीर, संतरा, अनानास आदि को रखा गया है। अब बात करते हैं अनिषेचित फल। अनिषेचित फल, इस फल का विकास जो है बिना निषेचन की प्रक्रिया से ही हो जाती है। बिना निषेचन की प्रक्रिया से, इसलिए बहुत ज्यादा इसे पंडित लोग शुद्ध भी मानते हैं, बवाल लोग। अंगूर, केला आदि। विभिन्न प्रकार के आवृत बीजी पौधा जो है एंजियोस्पर्म प्लांट या फल को भी एंजियोस्पर्म प्लांट को भी 3 भागों में बांटा जाता है। अब कौन कौन भाग है भाई? इसका जो भाग है ना, इसको देखना पड़ेगा। क्या है भाई? एकल, 1 मिनट। सिंपल फ्रूट जब किसी फूल के ओवरी से केवल एक ही फल का विकास होता है, तो ऐसे फल को एकल या सरस फल कहा जाता है। इसे भी 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में ड्रोपे। अब ड्रोपे में क्या आएगा भाई? आम, नारियल, अखरोट। बेरी में क्या आएगा भाई? पपीता, केला, अंगूर, बैगन, मिर्च। पेपो में क्या आएगा? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। पेन में क्या आएगा भाई? सेब एवं नाशपाती। हिस्पेरिडियन संतरा, नींबू, मौसमी। और बेलास्टर में क्या आएगा भाई? अनार आएगा। पुंज समूह फल, एग्रीगेट फ्रूट, इस प्रकार का फल का विकास एक ही फूल से होता है, किंतु यह फल एक समूह के रूप में दिखाई देता है और बहुअंडपी यानी मल्टी कार्पेली होता है। इसका एक उदाहरण में शरीफा, कमल, गुलाब, स्ट्रॉबेरी आदि है। अब हम बात करते हैं फिर संग्रहित फूल का, कंपोजिट फ्रूट का। इस फल का विकास संपूर्ण पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस से होता है, जैसे में कि उदाहरण के रूप में कटहल, अनानास, सहतूत, अंजीर, पीपल, बरगद आदि को देख सकते हैं। फल का खाने वाला हिस्सा की बात कर लें अगर, तो लीची के किस हिस्सा को खाए, ये आपको रट जाना है, क्योंकि कहीं से इसका कोई ट्रिक नहीं है और रटना पड़ेगा, सवाल में पूछा जाता है। लीची का एहिल भाग। सेब का संपूर्ण मांसल भाग। अमरूद का संपूर्ण फल को खाया जाता है। भिंडी में संपूर्ण फल को, अंगूर में संपूर्ण फल को, मटर में बीज को खाया जाता है।
सिंघाड़ा में बीज को खाया जाता है, नारियल में अंतःभ्रूण कोष को खाया जाता है, इंडोस्पर्म जिसको बोलते हैं, और गेहूं में भ्रूण कोष को खाया जाता है, सुपारी में भ्रूण कोष को, काजू में बीज पत्र को, इमली में मध्य भित्ति को, आम में मध्य भित्ति को और केला में आंतरिक भित्ति को खाया जाता है। ठीक है, तरबूज में आंतरिक भित्ति को खाया जाता है, खीरा में संपूर्ण फल को, पपीता में मध्य भित्ति को, अनार में बीज चोल पत्र जोशी टेस्टा को खाया जाता है, कटहल में बीज परिदल पुंज एवं सहपत्र को खाया जाता है, और अनानास में सहपत्र परिदल पुंज एवं फल भित्ति को खाया जाता है। बीज को अंकुरित होने के लिए जल, वायु आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, किंतु मिट्टी, ध्यान रखिएगा, किंतु मिट्टी, रासायनिक उर्वरक, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किस चीज के लिए? बीज को अंकुरित होने के लिए। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे चना को फूलने दे देते हैं, वो अंकुर हो जाता है। कैसे भाई? यही बात है, बीज को अंकुरित होने के लिए जल, वायु, आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मिट्टी, रासायनिक उर्वरक, सूर्य का प्रकाश, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपवाद के रूप में ध्यान रखिएगा, अपवाद में यह है जो टमाटर, बैंगन एवं धथरा के बीज को, टमाटर, बैंगन एवं धथरा के बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ मात्रा में सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस टाइप के बीज कभी दर्शन होना होता है, कोई देख भी नहीं पाता है जल्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, अब हम लोग करते हैं प्लांट एनाटॉमी की बात। प्लांट एनाटॉमी क्या है भाई? पादप शारीरिकी। पादप शारीरिकी की बात करते हैं। इसमें है ट्रांसपैरेशन, ट्रांसपैरेशन, उत्सवेदन। कुछ चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, तो ट्रांसपैरेशन रखना है याद। पेड़ पौधे में होने वाली वैश्विक जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपने शरीर के अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में एस्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल देता है, तो इस प्रक्रिया को ही ट्रांसपैरेशन कहा जाता है। और एस्टोमेटा में यह प्रक्रिया मिश्रण विधि के द्वारा संपन्न होता है, और यह प्रक्रिया जड़, तना, पत्ती एवं फूल सभी के द्वारा संपन्न होता है। और इस प्रक्रिया को पौधा का आवश्यक अभिशाप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यदि अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में यह प्रक्रिया कम हो जाता है तो पेड़ पौधा सूख जाता है, और ठीक इसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र में यदि यह प्रक्रिया अधिक होने लगता है तो पौधा सूख जाता है। और इस प्रक्रिया पर विभिन्न जलवायु कारक का प्रभाव पड़ता है, जैसे तापमान, वायु की गति, सूर्य प्रकाश की तीव्रता, सूर्य प्रकाश की अवधि, वायु में उपस्थित आर्द्रता और वायु दाब की। तापमान में वृद्धि होने से जो है ट्रांसपैरेशन यानी उत्सवेदन की क्रिया में वृद्धि हो जाता है। क्लियर बात? होने से वृद्धि हो जाता है। वहीं अगर बात करें जो सूर्य प्रकाश की अवधि अधिक होने से उत्सवेदन की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है, वहीं वायु में उपस्थित आर्द्रता अधिक रहने से उत्सवेदन की प्रक्रिया कम हो जाती है। वायु में उपस्थित आर्द्रता अधिक रहने से उत्सवेदन की प्रक्रिया कम हो जाती है। वायुदाब में वृद्धि हो जाने से उत्सवेदन की प्रक्रिया कम हो जाती है। और उत्सवेदन की प्रक्रिया पत्ती एवं फूल की पंखुड़ी में उपस्थित एस्टोमेटा के द्वारा संपन्न होता है, किंतु यह प्रक्रिया जड़ एवं तना में उपस्थित लेंटिसिन के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा संपन्न होता है? लेंटिसिन के द्वारा संपन्न होता है। पेड़ पौधा में वाष्प उत्सर्जन या उत्सवेदन की प्रक्रिया को मापने के लिए पोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और इसे पोटोमीटर के द्वारा एस्टोमेटा या लेंटिसिन के द्वारा बाहर निकाली गई जलवाष्प की मात्रा को नहीं मापा जाता है, बल्कि इस पोटोमीटर के द्वारा जो है जड़, तना, पत्ती में उपस्थित आर्द्रता को मापा जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है, जो वायु में उपस्थित आर्द्रता की तत्कालिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है सैक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु में उपस्थित आर्द्रता की तत्कालिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात याद रखने की यह है, जो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह भी बहुत बार पूछा गया है, आपको याद भी होगा। और सैक्रोमीटर भी एक प्रकार का हाइग्रोमीटर ही होता है, और जल का सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पोटोमीटर के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की दर को मापा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके? रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन श्वास एक जैविक प्रक्रिया है, और श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणु का विघटन होता है,
और अतः इस क्रिया को विघटनात्मक यानी कैटाबॉलिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसका जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हूं, ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ये ऊर्जा 686 कैलोरी। तो इस रिएक्शन से मतलब ये मालूम चल रहा है जो विघटन हो रहा है ग्लूकोज का, जो कि कैलोरी के रूप में मुझे मिल रहा है। पेड़ पौधे में, जीव जंतु में शोषण की प्रक्रिया समान होती है। शोषण की प्रक्रिया कोशिका में 2 चरणों में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन नहीं होता है और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह प्रक्रिया कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस की बात हो गई। अब है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन होता है, ठीक है, और इस प्रक्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। पेड़ पौधा और जीव जंतु के पूरे शोषण प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज के टूटने से कुल मिलाकर 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। और पेड़ पौधे में शोषण की प्रक्रिया विसरण विधि के द्वारा संपन्न होती है। यह प्रक्रिया पत्ती में स्थित स्ट्रोमा, तना में स्थित लेंटिसी तथा जड़ के मूल रोम के द्वारा संपन्न होता है। यह भी याद रखना है आपको, लेंटिसिन तथा जड़ के मूल रोम के द्वारा संपन्न होता है। और इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधा हमेशा ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, किंतु दिन के समय पेड़ पौधे में शोषण के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया चलती रहती है और शोषण के दौरान छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर लेता है। समझ गए होंगे इन चीजों को। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण यह प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल कोशिका में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलकर ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इस प्रक्रिया को संश्लेषणात्मक एनबॉलिक प्रक्रिया कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन एवं अवकरण दोनों प्रक्रिया होती है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। और इस प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग किया जाता है, जबकि अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। और सवाल में पूछा गया है 2-3 बार, बीपीएससी भी पूछा है, एसएससी भी पूछा है। और यह प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग की प्रकाश में वीडियो को आप पढ़िएगा तो पता चलेगा प्रकाश में सबसे कम होती है। क्यों होती है, ज्यादा डिटेल वाला वीडियो देखना पड़ेगा। यह प्रक्रिया पीला रंग, हरा रंग, पराबैंगनी एवं अवरक्त प्रकाश में बिल्कुल नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रकाशित अभिक्रिया यह ग्रेना में संपन्न होती है, इसमें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अप्रकाशित अभिक्रिया की जहां तक बात करें, यह पौधा के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन की, पादप हार्मोन की। यह ग्रीक भाषा का शब्द हारमेनिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करना। रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करना। पेड़ पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। कौन कौन भाई? 5 प्रकार का हार्मोन कौन कौन है? 5 प्रकार का हार्मोन जो है, ऑक्जिन, यह हार्मोन वृद्धि करने वाले भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है ऑक्जिन जो है, ऑक्जिन को इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है। इस हार्मोन को इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साथ ही कच्चे फल एवं सब्जी के पौधे से गिरने नहीं देता है। हर चीज के लिए जो है ना, मतलब एक एक चीज आपको जानना जरूरी हो जाता है कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन निकाल लेगा। और गेहूं और मक्का के खेत में यह हार्मोन खरपतवारनाशी के रूप में भी कार्य करता है। संश्लेषित ऑक्सीजन का उपयोग 2,4-D 2,4,5-D नामक खरपतवार, ये नाम है भाई, 2,4-D 2,4,5-D
नामक खरपतवारनाशी रसायन का औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। अब आए नेक्स्ट जिब्रेलिन हार्मोन की बात। यह हार्मोन बीज के सुसुप्तावस्था को तोड़कर उसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है और इस हार्मोन का उपयोग करके बीज रहित फल का उत्पादन किया जाता है। अब बात ये आनुवंशिक रूप से बौना पौधा की लंबाई में वृद्धि भी करता है जिब्रेलिन, और ये सवाल पूछा गया है भाई सीडीएस में। अब हम बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल का। एब्सिसिक अम्ल यह हार्मोन बीज की सुसुप्ता अवस्था को बनाए रखता है, अर्थात यह हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधे में उत्सवेदन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या? यह हार्मोन पौधा की अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, अर्थात यदि पौधा की किसी अंग को साइटोकाइनिन का घोल में रखा जाता है तो वह अंग लंबे समय तक अपनी अवस्था को बनाए रखता है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन तेजी से करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इथिलीन की। इथिलीन का नाम बिल्कुल सुने होंगे, ला करके ले केला पका लो। तो इथिलीन जो है, इथिलीन यह एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। वहीं ध्यान रखिएगा कहीं कहीं दो ऑप्शन आता है और आया भी है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हार्मोन की बात करेंगे तो इथिलीन हार्मोन का, यह गैसीय हार्मोन है, तो ये चीज ध्यान रखना है इथिलीन और एसिटिलीन में। अब हम बात करते हैं प्लांट डिजीज की, पादप रोग की। पेड़ पौधों में विषाणु, जीवाणु, कवक, फफूंद इत्यादि के द्वारा कई प्रकार का रोग होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कवक से होता है, यह भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं विषाणु से होने वाला कौन कौन सा रोग है भाई। विषाणु से होने वाला रोग, तो विषाणु से होने वाला रोग जो है वो देखेंगे तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू का मोजेक रोग यह रोज टेबको मोजिक वायरस टीएमवी किसके कारण होता है भाई? टीएमवी के कारण होता है, जिसमें पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और वह सूखने लगता है। यह हो गया तंबाकू का मोजेक रोग। दूसरा बात आलू का मोजेक रोग। आलू का मोजेक रोग यह पोटैटो मोजिक वायरस पीएमवी के द्वारा होता है। तीसरा है केला का बंकी टॉप रोग। केला का बंटी टॉप रोग, यह रोग बनाना वायरस फर्स्ट के द्वारा होता है। यह हो गई आपकी किसकी बात? अभी ये विषाणु से। अब बात देख लेते हैं जीवाणु के द्वारा पौधा में होने वाला रोग। जीवाणु के द्वारा जो होता है ना, आलू का सैथिल रोग, विल्ट ऑफ पोटैटो। आलू का सैथिल रोग, यह रोग स्यूडोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। धान का अंगवारी रोग, बैक्टीरियल बाइट ऑफ राइस, यह रोग जो है जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है, जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा। तीसरा बात कपास का काला भूजा रोग, ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन, यह रोग जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा ही यह रोग भी होता है। नींबू का कैंकर रोग, यह रोग जेंथोमोनास जीवाणु के द्वारा ही होता है। गेहूं का टुड्डू रोग, यह रोग कैरेनोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा होता है। अब बात कर लिए जीवाणु की, अब नेक्स्ट करते हैं कवक के द्वारा पौधा में होने वाला रोग कौन कौन है भाई। तो आप देखते हैं आलू में तरह तरह का बीमारी लगा रहता है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ जीवाणुओं से हो रहा है, सब चीजों से हो सकता है, जीवाणु, विषाणु, कवक के द्वारा जो पौधा में होने वाला रोग है उसमें आलू कारपट रोग, यह जो है आलू कारपट रोग की जहां तक बात करें तो यह सिनकीट्रियम कवक के द्वारा होता है। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यह फाइटोथोरा कवक के द्वारा होता है। गेहूं का किट्टू रोग, यह जो है किट्टू रोग जो है, गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का किट्टू तो कुछ एक मिनट, गेहूं का किट्टू रोग यह पक्सिनिया कवक के द्वारा होता है, यह पक्सिनिया कवक के द्वारा होता है। मूंगफली का टीका रोग, यह जो है सरकीपोरा कवक, यह कवक सरकीपोरा कवक के द्वारा होता है। बाजरा में जो है स्मट रोग होता है। बाजरा में इरगॉट रोग भी होता है। बाजरा में ग्रीन ईयर रोग भी होता है। धनिया में स्टेमगल रोग भी होता है। गन्ना में लाल संद्र रोग, रेड डिजीज। अरहर में झुलसा रोग होता है, विल्ट डिजीज बोलते हैं उसको। अब विभिन्न
विभिन्न पोषक पदार्थ की कमी से कौन कौन सा रोग होता है भाई, इसको जानना जरूरी है, सवाल में धड़ल्ले से पूछा जाता है एग्जाम में। नींबू का डायबेक रोग, नींबू का डायबेक रोग जो है वो कॉपर की कमी के कारण होता है। नींबू का डायबेक रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। अमरूद का बेंजिंग रोग जिंक की कमी के कारण होता है। आम एवं बैगन की लिटिल लीफ रोग जिंक के कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। मक्का का विल्ड रोग जिंक की कमी के कारण होता है। मक्का का व्हाइट बर्ड रोग जिंक की कमी के कारण होता है। लीची में पत्ती का जलना जो है, लीची में पत्ती का जलना या भुलसना पोटासियम की कमी के कारण होता है। आम में लीफ स्कार्च नाम के रोग जो होता है वो पोटासियम की कमी के कारण होता है। सलजम का वाटर कोर रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में व्हिटल रोग ये मॉलिबडेनम की कमी के कारण होता है। और फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग जो होता है वो बोरॉन की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में बटनिंग रोग जो होता है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। मटर का मार्स रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अब विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ पौधा मिट्टी से प्राप्त करता है, किंतु कुछ पोषक पदार्थ के लिए रासायनिक उर्वरक पर निर्भर करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी जो है मतलब मोस्टली कवर हो चुका है। अब हम लोग प्रवेश करते हैं जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में। जूलॉजी में मानव अंग तंत्र ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम को हम लोग जानते हैं। ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम में इंटूगेमेट्री सिस्टम क्या होता है भाई? इंटूगेमेट्री सिस्टम के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत त्वचा एवं त्वचा विकृत रूप डेरिवेटिव ऑफ स्किन को रखा जाता है। त्वचा हमारे शरीर का आवरण का काम करता है। त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत नाखून, सींग, खूर, चोंच, पंख, पंजा इत्यादि को शामिल किया जाता है। एक सिंगी गेंडा जिसको कि राइनोसिरस बोलते हैं का सिंग वास्तविक सिंग न होकर बालों का एक गुच्छा है। ये भी ध्यान रखिएगा भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। त्वचा शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें मेलानिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। हमारे त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करता है और इसमें पसीने वाली ग्रंथि, तेल ग्रंथि एवं पतली रक्त नलिकाएं भी होती है। त्वचा को 3 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सा परत है भाई, देख लेते हैं। एक मिनट। त्वचा को 3 परतों में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस और एडिपोस टिश्यू, यानी बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, बसिया ऊतक हमारे शरीर में उष्मारोधी का काम करता है। और जलीय जीव के त्वचा के बाहरी भाग में एक जलरोधी आवरण पाया जाता है जो केरोटीन का बना होता है। यह भी ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की, मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। हमारे शरीर में कुल मांसपेशी की संख्या कितना है भाई? 639, जिसे कुल मिलाकर 3 भागों में बांटा गया है। ऐच्छिक मांसपेशी, इसे कंकालीय मांसपेशी भी कहा जाता है क्योंकि इस मांसपेशी का जुड़ाव जो है कंकाल से रहता है और यह हमारी इच्छा पर कार्य करता है। अनैच्छिक मांसपेशी, यह हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करता है, इसलिए अनैच्छिक बोलते हैं इसको। उसके बाद हृदयगत मांसपेशी, यह मांसपेशी केवल हृदय में पाया जाता है। इसका कार्य भी जो है अनैच्छिक है। लगातार काम करते रहने के कारण हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जम जाता है जिसके कारण थकावट महसूस होती है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। मांसपेशी हड्डी के द्वारा टेंडनेस जुड़ा होता है। एमबीटी मतलब मसल्स, बोन, टेंडोन। बीबीएल मतलब बोन लिगामेंट। क्लियर बात? यानी ये क्या है पता है? एमबीटी और बीबीएल याद रखना है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो मांसपेशी जो है, मांसपेशी हड्डी के द्वारा टेंडन से जुड़ा रहता है, तो यानी मांसपेशी हड्डी के द्वारा टेंडन से जुड़ा होता है। बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट की जरूरत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एमबीटी बीबीएल, ठीक है। मसल्स बोन को टेंडन, बोन को लिगामेंट, ठीक है। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम की बात कर लेते हैं अब। स्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज एवं बोन। तो कार्टिलेज उपास्थि,
इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाने के कारण यह जो है मुलायम होता है। ध्यान रखिए इनको। यह हमारे शरीर में नाक कान सभी लंबी हड्डी के शीर्ष भाग एवं सभी संधियों में पाया जाता है। संधि मतलब एग्रीमेंट, मतलब जुड़ाव। अस्थि की बात करें बोन की, तो इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, जिसके कारण यह काफी कठोर होता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में गति यानी प्रचलन, लोकोमोशन के लिए उत्तरदायी होता है। नवजात शिशु में हड्डी की कुल संख्या जो है 300 यानी 290 से 310 तक होती है। बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चों में 208 एवं बड़ों में 206 हड्डी पाई जाती है। हमारे हड्डी में 54% भाग कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जबकि इसमें ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, जबकि उपास्थि में क्वाड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी की जहां तक बात करें तो स्टेपिज है, जो कान में पाई जाती है। कान में कितने हड्डी? 3 हड्डी, वो सब पढ़ेंगे भाई, टेंशन नहीं लेना। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जो है डेंट्री जबड़े की हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी, एक मिनट, डेंट्री है वैसे। सबसे मजबूत हड्डी डेंट्री जबड़े की हड्डी है, जो कि सबसे कमजोर हड्डी की यहां तक बात करें तो क्लेविकल कलर बोन हसूली की हड्डी को कहते हैं। अब अगर पिक्चर में रहते दिखाते हैं हसूली किसको बोलते हैं। जबड़े की हड्डी को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी जबड़े की हड्डी एवं निचली जबड़े की हड्डी, और प्रत्येक भाग में 16 गड्ढा पाया जाता है, जिसमें दांत लगे रहते हैं। जबड़े के बारे में पता चल गया होगा। जबड़े की हड्डी में ऊपरी जबड़े की हड्डी अचल है और निचले जबड़े की हड्डी चल है। चल अचल समझ में आ रहा है ना, इमोबल और मूवेबल। हमारी खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29 होती है, जिसमें चेहरे पर फेस पर कितना 14, कान में 3 6, क्रोनियम में 8 हड्डी तथा एटलस हड्डी पाया जाता है। ये हो गई बात हड्डी की। कशेरुकी दंड यानी वर्टिब्रा कॉलम में हड्डी की कुल संख्या 33 होती है, जिसमें गर्दन में 7, रीढ़ की हड्डी में 26 हो रहते हैं। फेफड़े की हड्डी की संख्या जो होता है 12 जोड़ा होता है, जिसे रिब्स कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। फेफड़े की बात हो गया। ये ऊपरी बाहों में एक हड्डी पाई जाती है, जिसे ह्यूमरस कहा जाता है, जबकि निचली बाहों में 2 हड्डियां पाई जाती है, जिसे रेडियो एवं अलन कहा जाता है। ये भी क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे। निचली रेडियो और अलन कहा जाता है। निचली पैर में 2 हड्डियां पाई जाती है, जिसे टीबियो एवं फेबुला कहा जाता है। टीबियो एवं फेबुला कहा जाता है निचली पैर में जो 2 हड्डी होता है, और जिसको आप अगर पक्षी में बात करेंगे तो वही लेग पीस वाला बात करते हैं। ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत जो है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल को शामिल किया जाता है, और इससे संबंधित ग्रंथि को एलिमेंट्री कैनल और इससे संबंधित ग्रंथि को शामिल किया जाता है पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव क्या है? पाचन क्या है? पाचन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को विभिन्न एंजाइम की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अतः पाचन की प्रक्रिया को भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है, और जिसमें पहले यांत्रिक क्रिया के द्वारा भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पुनः रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसे अपघटित करके उसमें पाए जाने वाले प्रमुख पोषक पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाता है, और अवशिष्ट पदार्थ को मल के माध्यम से क्या कर लिया जाता है भाई? मल त्याग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन पाचन की शुरुआत जो होता है, ये भी देखिएगा, कभी कभी ऑर्डर बनाने के लिए दे जाता है, क्रम में सजाइए। भोजन पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होता है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत होती है। अमाशय में प्रोटीन एवं वसा के पाचन की शुरुआत होती है, किंतु यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। ये क्लियर रखिएगा दिमाग में, हर वक्त एग्जाम में पूछता है। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का एकमात्र अंग है, जहां पाचन के साथ साथ अवशोषण की भी प्रक्रिया होती है। बड़ी आंत में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ केवल अपचे हुए भोजन से पानी को अवशोषित किया जाता है। आहार नाल की जो शुरुआत है ना, वो मुख गुहा, नाम सुने हैं? आहार नाल की बात हम कर रहे हैं। आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है, और यह गुद्दा द्वारा यानी गुद्दा द्वारा
गुदा द्वार तक फैला रहता है। द्वार है भाई, द्वार नहीं। आहार नल की शुरुआत मुख गुहा से होती है और यह गुदा द्वार तक यानी अनस तक फैला रहता है। मुख गुहा में विभिन्न प्रकार के दांत एवं जीभ एवं 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे मुंह में दांत की कुल संख्या जो है 32 होती है, जबकि बच्चों में कुल दांत की संख्या 20 होती है, जिसे दूध का दांत मिल्क टीथ कहा जाता है, जो अस्थायी होता है। 12 वर्ष तक की उम्र तक पूरी तरह से टूट जाता है ये जो मिल्क टीथ होता है। और मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल मिलाकर तो कितना दांत आता है भाई, क्वेश्चन पूछा था इसलिए ऐसा लिखना पड़ा है। कुल मिलाकर 52 दांत जन्म लेते हैं। दांत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है भाई। कौन कौन है आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब इंसीजर कितने होते हैं? इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। 12 8 20 4 24 8 32। अब मनुष्य में डेंटल फॉर्मूला जो लगता है वो कैसा लगता है भाई? 21 23 बाय 21 23, 21 23 बाय 21 23 याद रखिएगा। ये 21 23 क्या है भाई? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ध्यान रखिएगा ये 2123 और 2102 इसका है 2102, ये नीचे आ गया है, इसको याद रखिए 2102। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 2102 और मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला 2123। अब 2 यहाँ पे क्यों है भाई? क्योंकि प्रीमोलर नहीं रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बच्चों के दूध के दांत में प्रीमोलर एवं अंतिमोलर नहीं पाया जाता है। क्लियर बात? हमारे शरीर का सबसे कठोरतम तत्व दांत के बाहरी परत में स्थित इनामेल है। इनामेल याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि बोल दीजिएगा दांत। लार ग्रंथि की बात कर लेते हैं। लार ग्रंथि जो होता है, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है और जिसका 99% भाग पानी रहता है और 1% भाग जो है वो टैलिन एवं म्यूसिन एंजाइम रहता है। कौन सा एंजाइम? टैलिन और म्यूसिन एंजाइम। यह टैलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, जबकि म्यूसिन एंजाइम भोजन को निगलने में मदद करता है। भोजन को निगलने में मदद करता है। भोजन पाचन की शुरुआत मुख से होती है और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन पाचन की शुरुआत आमाशय में होती है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है, ये याद रखिएगा। मुख के बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है और आमाशय से 4 प्रकार का रस निकलता है, जिसे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। अब ये कौन कौन है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं माना जाता है। यह भोजन में उपस्थित जीवाणु विषाणु को मारने का काम करता है। जठर रस की बात हो गई हो। पेप्सिन, यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। अर्थात पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत स्टोमेक से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेनिन, यह एंजाइम दूध में पाया जाने वाला एंजाइम केसिन को केसिनोजेन में तोड़ देता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, यह एंजाइम वसा को तोड़ने का काम करता है। अब नोट आ गया भाई, नोट आ गया, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है इंपॉर्टेंट बात, इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है जो आमाशय में प्रोटीन एवं वसा का पाचन तो शुरुआत होता है, किंतु कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। बार बार देख रहे हैं इन चीजों को। दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो थायमिन यानी विटामिन B1 एवं केराटिन के कारण होता है। दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसको टिक कीजिए करना है। वहां पे आपको देखना है जो ये हार्मोन पूछा है, ये क्या पूछा है, एंजाइम के रूप में पूछा है या क्या पूछा है, उस तरह से नहीं। अगर दोनों तो दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों मारेंगे। दूध में विटामिन सी एवं लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। बड़े व्यक्ति को लगातार 6 महीना तक बड़े व्यक्ति को लगातार 6 महीना तक केवल दूध का सेवन करवाया जाए तो उस व्यक्ति को स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होता है एवं एनीमिया, आयरन की कमी से जो रोग होता है, नामक रोग होने की संभावना होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि इसके कारण, इसलिए दूध का सर्वोत्तम आहार की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसी कारण से, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, विटामिन सी और लोहा नहीं पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। नवजात बच्चों को 6 महीने तक केवल मां का दूध दिया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक पाया जाता है, जो बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। अब बात करते हैं, अंडा में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जितना भी जिस चीज को बहुत ये मानते हैं वो पूर्ण आहार की श्रेणी में नहीं आता है।
अंडा में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आहार नाल के आंतरिक दीवार में म्यूकस झिल्ली पाई जाती है जो विभिन्न एंजाइम से आहार नाल को सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं पागुर जंतु की। रूमिनेंट एनिमल के आमाशय में कई कक्ष चेंबर पाया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा चेंबर रुमेन कहलाता है। और इस रुमेन में विभिन्न प्रकार के सहजीवी जीवाणु साइम्बायोसिस बैक्टीरिया पाया जाता है जो सेलुलोज को पचाने का काम करता है। आमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत की ओर प्रवेश करता है। देख रहे हैं ना, मुख आमाशय छोटी आंत प्रवेश करती है, और यह जो है छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद आमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत की ओर प्रवेश करता है और रास्ते में यकृत से पित्त यानी बाइल जूस एवं अग्नाशय से विभिन्न प्रकार का एंजाइम आकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करने लगता है। ये भी याद रखिएगा। लीवर की बात कर लेते हैं। तो लीवर जो है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जाम में पूछा गया है बहुतों बार। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। इससे निकलने वाले रस को बाइल यानी पित्त कहा जाता है, जो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा हो जाता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका मुख्य काम वसा को पचाना होता है। पित्त में विभिन्न प्रकार के वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसे बिलिरुबिन या वाइलरुबिडिन कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए। अब बिलिरुबिन के कारण मलमूत्र का रंग, त्वचा का रंग, आंख का रंग, जीभ का रंग पीला हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, बिलिरुबिन के कारण। और मलमूत्र का पीला रंग यूरोक्रम के कारण भी होता है। ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन को देख के काम करना है। हमारे यकृत में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हिपेरिन, हिस्टामिन इत्यादि का निर्माण होता है। हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, जबकि हिस्टामिन हिपेरिन के विरुद्ध कार्य करता है, अर्थात यह रक्त को जमने में मदद करता है। वहीं यकृत के तेल में विभिन्न प्रकार के विटामिन भी पाया जाता है, जिसमें कि जैसे विटामिन ए, डी। शार्क मछली के यकृत तेल लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सवाल पूछा गया है कि प्रचुर मात्रा में यकृत तेल किस मछली में, तो शार्क मछली में पाया जाता है। कार्ड मछली के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। शार्क और कार्ड दोनों बात याद रखिएगा। एक शार्क में विटामिन ए और कार्ड में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज क्या होता है भाई? पेनक्रियाज जो है यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे भी पूछा गया है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, और इससे भी विभिन्न प्रकार का एंजाइम निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय 3 प्रकार के हार्मोन निकलती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय से 3 प्रकार का हार्मोन निकलती है। कौन कौन है भाई? इंसुलिन हार्मोन, यह अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। ग्लूकागॉन हार्मोन, यह अल्फा सेल से निकलता है। और तीसरा जो है वो कौन सा हार्मोन है भाई? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, यह डेल्टा सेल से निकलता है। बीटा सेल से कौन सा? इंसुलिन। अल्फा से ग्लूकागॉन, और डेल्टा सेल से कौन सा निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। इससे कई प्रकार का एंजाइम भी निकलता है, उसको भी देखते हैं। ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को पचाने का काम करता है। प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। एमाइलोप्सिन, यह स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन को तोड़कर ग्लूकोज एवं माल्टोज में बदल देता है। किसको? स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन को तोड़कर। स्ट्रेप्सिन एंजाइम, यह एंजाइम वसा को तोड़कर फैटी एसिड एवं ग्लाइसरील में बदल देता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की। यह हमारे पाचन तंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भोजन के पाचन के साथ साथ भोजन का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत में भोजन का निम्नीकरण भी होता है और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। फिगर से आप क्लास को इसलिए बोलते हैं जो अच्छे से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, तभी ये रिवीजन कीजिएगा, मजा आएगा। फिर 3 भागों में बांटा जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है। जेजुनम एवं इलियम में अंगुलिनुमा संरचना वाली कोशिका पाई जाती है, जिसे माइक्रोविली सेल कहा जाता है। और इसी कोशिका
के द्वारा भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थ को अवशोषित करके रक्त में मिलाया जाता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। छोटी आंत से विभिन्न प्रकार का एंजाइम निकलता है, जो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थ को तोड़ने का काम करता है। अब ये क्या है? इरेप्सिन। इरेप्सिन या प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। इरेप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। बिल्कुल ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे याद रखना है, बहुत पूछा जाता है एक दिवसीय एग्जाम में। माल्टोज या एंजाइम माल्टोज का ग्लूकोज में तोड़ देता है। लेक्टोज या एंजाइम जो है लेक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज जो है, यहां पे देखिए क्या हो गया, तो सुन लीजिए, सुक्रोज जो है, सुक्रोज एंजाइम जो है, यह एंजाइम सुक्रोज एवं स्टार्च को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रोज एवं स्टार्च को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। नोट करने वाली बात क्या है भाई? नोट करने वाली बात यह है, जो ग्लूकोज को सरल शर्करा यानी सिंपल शुगर एवं फ्रुक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर कहा जाता है, और पूछा भी गया है। सिंपल शुगर ग्लूकोज, स्वीटेस्ट शुगर फ्रुक्टोज को माना गया है। अब बात करते हैं लाइपेज। लाइपेज जो है ना, लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड में एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। नोट करने वाली बात यहां भी है, अधिक उम्र के व्यक्ति के शरीर में यह लाइपेज एंजाइम समाप्त हो जाता है, अतः अधिक उम्र के व्यक्ति में दूध का पाचन कठिनाई से होती है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं भाई, ये तो अभी हम लोग रिवीजन मार रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग बड़ी आंत की, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ अपचे हुए भोजन, यानी जो भोजन नहीं पच पाता है, अपच भोजन, यहाँ अपचे हुए भोजन द्रव अवस्था में पहुंचता है। बड़ी आंत इस अपचे हुए भोजन से पानी को अवशोषित करके अर्ध शुष्क अवस्था में बदल देता है, और यह अंत में रेक्टम या मलाशय में जमा हो जाता है, जिसे जीव जंतु मल त्याग के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल देता है। पता चल गया क्यों पेशाब लगता है भाई। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन है? सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब सीकम क्या होता है? सीकम बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग सीकम का होता है, जो शाकाहारी जंतु की तुलना में मांसाहारी जंतु में अधिक बड़ा होता है। कोलोन क्या होता है? कोलोन जो है, यह बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां अपचे हुए भोजन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर लिया जाता है। कोलोन में कुछ सहजीवी जीवाणु भी पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार का विटामिन जैसे कि विटामिन B1, B6, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K के निर्माण में भी मदद करता है। कोलोन सीकम में ही छोटी आंत से अपचे हुए भोजन पहली बार पहुंचता है, और इसी सीकम में अपेंडिक्स लगा रहता है। ध्यान रखिएगा, जिसका ऑपरेशन कराना पड़ता है इंसान को। अपेंडिक्स लगा रहता है कहां पे भाई? बड़ी आंत में कहां? सीकम में। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अपेंडिक्स लगा रहता है, जो हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग, वेजिटेबल ऑर्गन, इसका क्लास में दिया हूं, आप पढ़ लीजिएगा, के रूप में काम करता है। नोट करने वाली बात क्या है भाई? हमारे शरीर में 100 से भी ज्यादा अवशेषी अंग पाया जाता है, जिसमें कुछ प्रमुख है, वैसे मैं लिखा चुका हूं, यहाँ भी एक बार एक नजर डाल लीजिए। अपेंडिक्स, पिन्ना मतलब कर्ण पल्लव, कान पे बाल आता है ना, बाल हो गया, नाखून हो गया, लास्ट मोलर हो गया, कैनाइन टीथ हो गया, उदर मांसपेशी हो गया, और टेल बोन। क्लियर बात? अब बात करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में जो है, भोजन क्यों किया जाता है भाई? भोजन का 3 उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य? भोजन का 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना, दूसरा वृद्धि का विकास करना, और तीसरा रोग रोधी क्षमता में वृद्धि करना। ऊर्जा वाले पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन है। वृद्धि एवं विकास वाले पोषक पदार्थ प्रोटीन, जल एवं खनिज लवण है। रोग रोधी क्षमता में वृद्धि करने वाले पोषक पदार्थ विटामिन एवं और क्या है भाई? विटामिन एवं रुक्षांश। ठीक है, विटामिन एवं रुक्षांश है। रुक्षांश यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दे लीजिएगा। रुक्षांश है कार्बोहाइड्रेट या कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है। ग्लूकोज को सरल शर्करा कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज को सरल शर्करा कहा जाता है। फ्रुक्टोज को सबसे मीठा शर्करा कहा जाता है, जिसकी प्राप्ति फलों के रस
में होती है। गन्ना के रस में सुक्रोज पाया जाता है। चुकंदर के रस में भी सुक्रोज पाया जाता है। स्टार्च मुख्य रूप से आलू, विभिन्न सब्जी तथा अनाज में पाया जाता है। ये हो गई बात। यह आयोडीन का घोल को नीला कर देता है। कौन भाई? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि अधिकता के कारण मोटापा आ जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीजन से 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा यह वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का बना हुआ एक एस्टर समूह है। वसा के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोग होता है। यह जल में अघुलनशील एवं बेंजीन, फिनॉल, एसीटोन इत्यादि में घुलनशील होता है। इसकी कमी से त्वचा सूखने लगता है, जबकि अधिकता से जो है हृदय से संबंधित रोग एवं रक्तदाब के साथ साथ शरीर स्थूल हो जाता है। ये हो गई वसा की बात। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की बात करते हैं। वसा की बात कर ली हम लोग, प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन CHON याद रखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोग से बना हुआ है प्रोटीन। यह प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो एसिड का योगदान होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीजन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी कमी से जो है मेरास्मस एवं क्वाशियोर्कर नामक रोग हो जाता है, जबकि इसकी अधिकता से शरीर में वृद्धि हो जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन से प्राप्ति मशरूम से होता है। सर्वाधिक प्रोटीन की प्राप्ति जो है मशरूम से होती है, आपको बता चुके हैं 80%, जो एक प्रकार का क्या है भाई? फंजाई है। फंजाई टॉपिक में बताए थे। सोयाबीन को बॉल ऑफ प्रोटीन का गेंद कहा जाता है। जल की बात कर लेते हैं भाई। जल, कार्बोहाइड्रेट, जल जो है यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात परमाणु द्रव्यमान के अनुसार 1:8 होता है। जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन में भी मदद करता है। हमारे शरीर के कुल भार का 65% से 75% जल होता है। अब ये रफेज क्या है? रुक्षांश, इसके बारे में जान लेते हैं। यह हमारे शरीर में पाचन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है भाई। पाचन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसकी प्राप्ति रेशेदार फल एवं सब्जी से होता है। खनिज लवण मिनरल सॉल्ट की बात करते तो हमारे शरीर में 29 प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है, उसको देख लेते हैं। जैसे सोडियम, यह हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसकी प्राप्ति सामान्यतः साधारण नमक यानी नॉर्मल सॉल्ट NaCl से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समुद्री पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से भी इसकी प्राप्ति होती है। बात करते हैं कैल्शियम की, तो यह हमारे शरीर में रक्त का थक्का के लिए आवश्यक होता है और इसके अतिरिक्त दांत एवं हड्डी के निर्माण में भी उपयोगी होता है। और इसकी कमी से सुखार रोग यानी रिकेटस हो जाता है। और महिलाओं में इसकी कमी से क्या होता है भाई? कमी से ओस्ट्रामलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ओस्ट्रामलेशिया नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। चावल में कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल ही नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। यह दूध से चावल की जहां तक बात करें, चावल में कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल ही नहीं होती है और यह दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या भाई? रुक्षांश की बात कर रहे हो ना, कैल्शियम। ठीक है, पाया जाता है दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरस की। यह हड्डी एवं दांत के निर्माण में उपयोगी होता है। पोटासियम जो है यह दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है भाई, पोटासियम। आयोडीन यह हमारे शरीर के विभिन्न उपापचय प्रक्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करता है और इसी कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, जबकि बड़ों में घेंघा रोग हो जाता है। और ये दोनों ऑप्शन आया था और ऑप्शन दोनों में इनमें मतलब ए और बी दोनों होना चाहिए, लेकिन बहुत बंदे ने घेंघा रोग करके आया था एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में गलती ना हो। सल्फर की बात कर लेते हैं। तो सल्फर जो होता है यह बाल एवं नाखून के विकास के लिए उपयोगी होता है। इसकी प्राप्ति प्याज, लहसुन, मूली, फूल गोभी से होता है। आयरन जो है लोहा, यह रक्त के निर्माण में मदद करता है और इसकी कमी से एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, जबकि इसकी अधिकता से लीवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, लोहा हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य करता है। लोहा की अधिकता से लीवर सिरोसिस
लोहा की अधिकता से लीवर सिरोसिस रोग होता है, तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है, और पारा यानी मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से क्या होता है भाई? इटाई रोग होता है। एक मिनट। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। और लीवर सिरोसिस नामक रोग सबसे पहले अफ्रीका के वांटू जनजाति में देखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम टिक मार लीजिए। विटामिन की बात करते हैं अब हम लोग, बहुत टाइम से वेट था विटामिन का, इसको देखते हैं। विटामिन की खोज ल्यूमेन के द्वारा किया गया। इसका नामांकन जो है, इसका नामांकन सी फंक, काश्मीरी फंक, सी फॉर काश्मीरी फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, किंतु यह ऊर्जा देने वाले पदार्थ का संश्लेषण एवं उसका सही उपयोग का नियंत्रण करता है। क्लियर बात? विटामिन को ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन को कोएंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में होने वाली उपापचय मेटाबॉलिक प्रक्रिया प्रभावित हो जाता है, और जिसके कारण विटामिन को वृद्धि करने वाला कारक ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। भाई वसा में घुलनशील विटामिन याद रखिएगा, एडेक, ए डी ई और के, वसा में घुलनशील विटामिन एडेक। और वही जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी एंड बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लीजिएगा, और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी। अब विटामिन, प्रमुख विटामिन की बात कर लेते हैं बारी बारी से, हर विटामिन का जो इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे देखिएगा तो इंपॉर्टेंट सब है, क्योंकि इतना ही एग्जाम का क्वेश्चन बनाना पड़ता है जो सबको पूछ लेता है किसी न किसी शिफ्ट में, इसलिए एग्जाम में पूछ दिया तो भाई इंपॉर्टेंट ही हो गया, यही बात आ जाता है। इसका रासायनिक नाम जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल या एक्सोफाइटल बी बोलते हैं। इसकी कमी से तरतौंधी रोग हो जाता है, जिसे जीरोप्थेलिमिया रोग कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसको देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन है भाई? थोड़ा पानी पर बसा, इसको याद रखना है, थोड़ा बताते हैं क्यों। विटामिन बी, इसका नाम जो है थायमिन है, और इसकी कमी से जो है बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2, इसका नाम जो है राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से जो है ओंठ का किनारा का फटना जो होता है चिलियोसिस, और इपिग्लोटिस, मुंह का आना समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो एकदम, जो भाई होंगे गांव देहात से समझ गए होंगे, ठीक है। विटामिन बी 3, इसका रासायनिक नाम जो है नियासिन है, और इसकी कमी से जो है पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी 5, इसका नाम जो है पैथोरिक अम्ल है, और इसकी कमी से जलन एवं मांसपेशी में संकोचन हो जाता है। विटामिन बी 6, इसका रासायनिक नाम जो है पैराडियोक्सिन है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी 7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, और इसकी कमी से होने वाला रोग बालों का गिरना है। विटामिन बी 7। विटामिन बी 9, इसका नाम जो है फॉलिक एसिड है, और इसकी कमी से पेचिस रोग होता है। विटामिन बी 12, इसका नाम जो है साइनोकोलामिन है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। क्लियर बात? अब थोड़ा पानी पर बसा को याद रख लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। थोड़ा पानी नी पर बसा वो और साइनोकोलामिन, तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन इसको हम डिटेल में बताए हुए हैं, तो वहां पे जाके आपको देखना पड़ेगा। नोट की बात कीजिए। विटामिन बी 12 एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसी कोबाल्ट का उपयोग जो है कैंसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह सर्वाधिक मात्रा में जो है रसदार, सर्वाधिक मात्रा में जो है ये सर्वाधिक मात्रा में रसदार एवं खद्देदार फल साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण इसे बॉल ऑफ विटामिन सी कहा जाता है। और विटामिन डी की जहां तक बात करें तो इसका नाम जो है कैल्सीफ्रोल है, और इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेटस एवं महिलाओं में ऑस्ट्रोमेलेसिया रोग हो जाता है। हमारे शरीर के त्वचा में
इर्गेस्टेरोल पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण को विटामिन डी में बदल देता है। अर्थात हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता रोग हो जाता है। और विटामिन के इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ये चीज ध्यान रखना है। विटामिन के की बात कर लिया। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवित कोशिका ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। श्वसन एक कैटाबॉलिक यानी अपचय प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज अणु को तोड़ा जाता है और जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का विघटन होता है। अतः श्वसन की प्रक्रिया को विघटनात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। ये भी याद रखिए। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज अणु को तोड़ा जाता है। अतः इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। श्वास की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा बाहर निकालता है। अतः इस क्रिया को ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। श्वसन के क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया है भाई। एक होता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन पी छूट गया भाई, दे दीजिएगा। प्रत्यक्ष शोषण, डायरेक्ट रेस्पिरेशन। प्रत्यक्ष शोषण में सभी कोशिका वायुमंडल में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। सभी पेड़ पौधों में इस प्रकार का शोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जीव जंतु में प्रत्यक्ष शोषण की प्रक्रिया उन जीवों में होती है जिसमें श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है। जैसे कि बात करेंगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिस्मानिया, डोनोभनी, प्लाज्मोडियम आदि। कुछ कीट वर्ग के जंतुओं को भी इस प्रक्रिया में देखा जाता है। अब नोट करने वाली बात आ गया तो इसका मतलब आपको सतर्क हो जाना है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट की बात। कुछ कीट वर्ग के जंतु जैसे तितली, तिलचट्टा, कॉकरोच आदि में शोषण की प्रक्रिया वायुनाल, ट्रेकिया के द्वारा संपन्न होता है। यह होगी डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो इस प्रकार की शोषण की प्रक्रिया में कोशिका वायुमंडल से प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है। इसके लिए विकसित तंत्र होता है। सभी विकसित जंतुओं में अप्रत्यक्ष शोषण की ही प्रक्रिया होती है। एक कोशिकीय जंतु का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, अतः उसे शोषण की प्रक्रिया के लिए कोई खास अंग नहीं होता है। एक कोशिकीय जंतु में शोषण की प्रक्रिया विसरण विधि डिफ्यूजर मेथड से होता है। जलीय जीव जंतु में शोषण की प्रक्रिया के लिए गल्फर, गिल्स या लोम के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें जल में घुलनशील ऑक्सीजन को श्वसनीय गैस के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मेढक एकमात्र जंतु है जिसमें शोषण की प्रक्रिया तीनों अंगों से संपन्न होता है। आपको पता ही होगा, वो तीनों जगह इसलिए रह जाते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं लार्वा की। लार्वा क्या है भाई? लार्वा जो टेडपोल की जहां तक बात करें तो टेडपोल जो है ना, लार्वा अवस्था में शोषण की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा होता है। यही मेढक की बात कर रहा हूं। और विकसित अवस्था में शोषण की क्रिया जो है फेफड़ा के द्वारा होता है। और निष्क्रियता यानी हाइब्रिनेशन की अवस्था में जब वो है तो मिट्टी घुलनशील ऑक्सीजन की अपनी त्वचा के द्वारा शोषण की प्रक्रिया में उपयोग में ले लेता है। तो ये हो गई बात मेढक की। अब हम बात करते हैं मनुष्य की नासिका छिद्र की। मनुष्य की नासिका छिद्र में जो है नोस्ट्रेल में श्वसन तंत्र का प्रवेश द्वार होता है। एक मिनट। मनुष्य की नासिका क्षेत्र में श्वसन तंत्र का प्रवेश द्वार होता है, जिसके द्वारा हम लोग के शरीर में वायुमंडलीय मिश्रित गैस पहुंचता है। और यह दो भागों में नासिका कपाट के द्वारा बटा हुआ रहता है, किंतु अंदर जाकर यह दोनों भाग पुनः एक स्थान पर मिल जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो नाक दोनों से अलग है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं जो अंदर दोनों से पाइप गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके दोनों मिल जाता है। और वही जो है ऑलिफैक्ट्री नोब पाया जाता है। वहीं पे ऑलिफैक्ट्री नोब पाया जाता है जो सुगंध एवं दुर्गंध को पहचानने का काम करता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं जो नासिका क्षेत्र में म्यूकस झिल्ली पाया जाता है। और इस झिल्ली में से प्रत्येक दिन जो है 1.5 लीटर से 1 लीटर म्यूकस निकलता है, जो चिपचिपा होता है और जिसके द्वारा बाहरी धूलकण को अंदर जाने से रोका जाता है। ये भी ध्यान रखना है। और नासिका क्षेत्र में बाल लगे रहते हैं।
नासिका छिद्र में बाल लगे रहते हैं और जो धूल कण को रोकने का काम करता है। नाक का ऊपरी परत एवं नासिका कपाट कार्टिलेज का बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नासिका छिद्र में बाल लगे रहते हैं, ये तो है, और नाक की ऊपरी परत और नासिका कपाट जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। यह नासिका मार्ग ग्रसनी फैरेंक्स में जाकर खुलता है, नासिका मार्ग ग्रसनी में जाकर खुलता है, और ग्रसनी में एप्लोग्लोटिस पाया जाता है, जो भोजन नली और श्वास नली को अलग करने का काम करता है। आप लोग सुने होंगे जो नीचे बैठ के जो कोई खाता है ना सो के, तो उसको कहा जाता है भाई नाक में चला जाएगा, यही सब वजह है, इसलिए बोला जाता है। तो भोजन नली श्वास नली को अलग करने का काम करता है। अब बात यहाँ पे दूसरा आगे देखते हैं हम लोग, आगे है फैरेंक्स के नीचे स्वरतंत्र यानी लैरेंक्स रहता है, जिसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम जो है साइरेनेक्स के द्वारा ही होता है। नोट करने वाली बात यह है जो नर मेढक में वॉइस बॉक्स पाया जाता है, जिसका मुख्य काम होता है प्रजनन के लिए मादा मेढक को आकर्षित करता है, वही टर मारता है बारिश के मौसम में। लैरिंक्स के आगे का भाग जो है ट्रेकिया कहलाता है, जिसे वायुनाल विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। नोट करने वाली बात यहाँ पे भी है, क्या है, जो लैरिंक्स फैरेंक्स और ट्रेकिया को जोड़ने का काम करता है, लैरिंक्स फैरेंक्स और ट्रेकिया को जोड़ने का काम करता है। और ट्रेंचिया जो है, ट्रेंचिया के चारों ओर कार्टिलेज का एक परत पाया जाता है जो ट्रेकिया को सिकुड़ने से रोकता है। ट्रेकिया मार्ग से शाखा में विभक्त हो जाती है, जिसे ब्रांची कहा जाता है, ब्रांकी। कभी कभी ब्रांकी में संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण से सांस लेने में कठिनाई होती है, अतः इस रोग को ब्रांकिटिस रोग कहा जाता है। और ब्रांकी कई पतली पतली शाखा जो है ब्रांकियोलिस में बटकर फेफड़ा में प्रवेश कर जाती है। फेफड़ा की इकाई को एल्वेली कहा जाता है, और इसी एल्वेली में गैसीय विनिमय होता है। हमारा दोनों फेफड़ा जो है एक झिल्ली से घिरा हुआ है, हमारा दोनों फेफड़ा जो है एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसे कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, एक मिनट इसको नीचे ले आते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। नोट करने वाली बात क्या है भाई, हमारा हृदय एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और हमारा किडनी यानी वृक्क गुर्दा जिस झिल्ली से घिरा हुआ रहता है उसे जो है पेरिट्रोनियम झिल्ली कहते हैं। फेफड़ा का मुख्य काम रक्त का शुद्धिकरण करना है, जिसमें रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को जोड़ लिया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 16 से 12 बार श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, 16 से 18 बार, और जिसे श्वसन दर यानी ब्रीथिंग रेट भी कहा जाता है। नवजात बच्चों में एवं वृद्ध अवस्था में श्वसन दर जो है ज्यादा हो जाता है भाई, 29 से 32 टाइम्स प्रति मिनट हो जाता है। और अत्यधिक खुशी की स्थिति में, ये पूछा नहीं जाता लेकिन ध्यान में रखिए, जो अत्यधिक खुशी की स्थिति में, डर या भय की स्थिति में, उत्तेजना की स्थिति में सामान्य श्वसन दर की तुलना में अधिक होता है, ये चीज ध्यान रखना है। सोए हुए व्यक्ति में श्वसन दर जागे हुए स्थिति की तुलना में कम होता है, श्वसन दर जागे हुए स्थिति की तुलना में कम होता है। इसलिए देखते हैं बहुत जो है घर घर मारता है, तो वो सब यही वजह हो जाता है भाई। डायफ्राम एक लचीला ऊतक का बना हुआ पेशीय संरचना है जो हमारे शरीर को 2 भागों में बांटता है। और डायफ्राम के ऊपर जो है, डायफ्राम के ऊपर में स्थित क्षेत्र को वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी, एवं डायफ्राम के नीचे के क्षेत्र में को उदर गुहा, एब्डोमिनियल कैविटी कहा जाता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है तो फेफड़ा का आयतन जो है बढ़ जाने से फेफड़ा का वायुदाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम हो जाता है, और इस स्थिति से बाहरी वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और इस प्रक्रिया को इंस्पायरेशन निश्वसन कहा जाता है, जिसमें औसतन 2 सेकंड का समय लगता है। इंस्पायरेशन की बात किए, इंस्पायरेशन जो है, इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में मिश्रित वायु शरीर के अंदर आता है निश्वसन में, अर्थात इंस्पायरेशन की जो प्रक्रिया है, इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में शरीर के अंदर पहुंचे हुए वायु में जलवाष्प के साथ साथ लगभग
क्या क्या आता है भाई? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% आर्गन आदि गैस पहुंचता है। जो जो मुख्य है उनके बारे में बताए हैं, जो कौन कौन पहुंचता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर के अंदर रेडॉन नामक अक्रिय गैस ही पहुंच पाता है, क्योंकि यह गैस हमारे वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है तो फेफड़ा के आयतन में कमी होने लगता है, और जिसके कारण लंग वायु दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप फेफड़ा से वायु बाहर निकल जाता है, और इस क्रिया को एक्सपायरेशन निशोषण कहा जाता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन समझ गए। अब एक्सपायरेशन की प्रक्रिया औसतन जो है 3 सेकंड का समय लेता है। इंस्पायरेशन 2 सेकंड का, एक्सपायरेशन 3 सेकंड का समय लेता है। और इस क्रिया में जो है एक्सपायरेशन, इस प्रक्रिया में लिए गए शोषण की प्रक्रिया की तुलना में कुछ वायु के अनुपात में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है भाई? और कुछ में परिवर्तन नहीं भी होता है, यह भी देखना है। जैसे जलवाष्प की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जलवाष्प की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आर्गन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु ऑक्सीजन के 21% में से 16% निकलता है। 5% कहां गया भैया? वही चीज तो बोलते हो जो ले लेते हो। 21% में से 16% ही निकलता है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड का 3 से 4% निकलता है। हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया को मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसी अंग के द्वारा हृदय की धड़कन, छींकने, खांसने, निगलने, उगलने जैसी अनैच्छिक क्रियाएं को भी नियंत्रित किया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा। श्वसन तंत्र के संबंधित कुछ प्रमुख रोग भी हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ प्रमुख रोग: निमोनिया, अस्थमा, काला फेफड़ा वाला रोग, ब्लैक लंग्स डिजीज, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। तो ये हो गई आपकी बात सारा रेस्पिरेशन से। अब बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। जीवित कोशिका के अंदर होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रिया, उपापचय प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट और विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, अतः इसे निकालने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है उसे ही उत्सर्जन कहा जाता है। और हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए कई अंग उपस्थित होता है, और उन अंगों के बारे में जानते हैं हम लोग। उपस्थित होता है, कौन कौन सा अंग उपस्थित होता है भाई? उपस्थित होता है जो कोशिका क्रिया उपस्थित, एक मिनट, जैव रासायनिक के दौरान अपशिष्ट और विषैले पदार्थ का निर्माण होता है जो कोशिका या शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है। उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर विभिन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थ की उचित मात्रा बनाए रखने में मदद भी मिलता है। हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर के अंदर प्रासरणीय दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर को बनाए रखने के साथ साथ शरीर के अंदर पाए जाने वाले द्रवों के पीएच मान को भी नियंत्रित रखता है, यह भी ध्यान रखना है। हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए कई अंग उपस्थित होता है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर विभिन्न उत्सर्जित या अवशिष्ट पदार्थ को उचित मात्रा को बनाए रखने में मदद मिलता है। उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया भाई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाता है, जिसकी प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होती है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अमोनिया को रखा जाता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अम्लीय और क्षारीय आप जान रहे हैं, पीएच मान को 0 से 14 तक लेते हैं, फिर 7 को न्यूट्रल, 7 से इधर अम्लीय, 7 से इधर क्षारीय। अब हम लोग बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है भाई। कौन कौन भाग है? अब ये जो भाग हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, तो एमिनोटेलिक इसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतु का उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। क्या होता है भाई? अमोनिया। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ संघ के सभी जंतु जैसे अमीबा, युग्लिना, प्लाज्मोडियम आदि एवं मत्स्य वर्ग के सभी जंतुओं को शामिल किया जाता है।
यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक इसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। और इसके अंतर्गत कीट वर्ग, सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल क्लास और एवेस वर्ग यानी पक्षी वर्ग के सभी जंतुओं को शामिल किया जाता है। यूरोटेलिक की जहां तक बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। और इसके अंतर्गत जो है सभी उभयचर, एम्फीबियन क्लास एवं सभी स्तनधारी वर्ग, मैमल क्लास के सभी जंतुओं को शामिल किया जाता है। विभिन्न जीव जंतुओं में पाए जाने वाला उत्सर्जी अंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। विभिन्न जीव जंतुओं में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग। अब प्रोटोजोआ संघ के जंतु का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, अतः इन जंतुओं में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होता है, बल्कि उत्सर्जन की प्रक्रिया संकोचन, रसधानी, कॉन्ट्रासाइट, कॉन्ट्रैक्टिक वैक्यूल के द्वारा संपन्न होता है। और यह प्रक्रिया जो है प्रासरण एवं मिश्रण के द्वारा संपन्न होता है। और बहुकोशिकीय जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए अलग अलग अंग होता है। जैसे अगर बात करें पोरीफेरा संघ की, एक मिनट, पोरीफेरा संघ के जंतु का पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है, जिसमें सबसे बड़ा छिद्र ओस्कुलम कहलाता है, और इसी ओस्कुलम के द्वारा उत्सर्जन का कार्य होता है, जैसे सैकोन, स्पॉन्ज। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु की भी बात किया गया है। सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हाइड्रा, प्रवाल, जेलीफिश, यही सब है इनके इत्यादि में उत्सर्जन की क्रिया सिलेंट्रेरॉन के द्वारा होता है, जिसे जठर गुहा, गैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। चपटा कृमि संघ, प्लेंटीहेल्मिन्थीज संघ का जंतु टीनिया, सेलियम, फेसियोला आदि में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल कार्य करता है। गोल कृमि वाले संघ एस्केलमेंथीज का जंतु वुचुरिया, एस्केरिसिस में उत्सर्जी अंग के रूप में प्रोटेनेफ्रेजिया काम करता है। वहीं अगर बात करें एनेलिडा संघ के जंतु में उत्सर्जन की प्रक्रिया नेक्रेडिया के द्वारा संपन्न होती है। और एनेलिडा संघ का जंतु केचुआ जोंक होता है। आर्थ्रोपोडा का जंतु तिलचट्टा यानी कॉकरोच में उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए मांस पिघियन नलिका एवं इसी संघ का जंतु प्राउन यानी झींगा में उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए ग्रीन ग्लैंड का कार्य करता है। वहीं मोलस्का संघ की जंतु जो होता है, मोलस्क संघ का जंतु जैसे कि घोंघा हो गया, पायला जिसको बोलते हैं, ऑक्टोपस में उत्सर्जन की प्रक्रिया किडनी के द्वारा संपन्न होती है। और सभी विकसित जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए एक विकसित तंत्र होता है। तो सभी की बात कर रहे हैं तो इसमें मनुष्य पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात तो हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि त्वचा, इसके द्वारा पसीना का उत्सर्जन किया जाता है। अश्रु ग्रंथि, इसके द्वारा आंसू का उत्सर्जन किया जाता है। लार ग्रंथि, इसके द्वारा लार का उत्सर्जन किया जाता है। अमाशय, गैस्ट्रिक जूस निकलता है इससे। लीवर से बाइल जूस निकलता है। ब्रिक, किडनी से, यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, जो रक्त को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है और जिसके द्वारा रक्त में पाए जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। लंग की बात करें फेफड़ा की, तो यह हमारे रक्त का शुद्धिकरण करता है और जिसके द्वारा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाता है। नोट करने वाली बात क्या है भाई, त्वचा से निकलने वाले पसीने में सर्वाधिक मात्रा में पानी रहता है और कुछ मात्रा में नमक या अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, नोट है तो इसका मतलब क्वेश्चन यहां से बना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें प्रमुख जो है किडनी के बारे में। किडनी के बारे में क्या है भाई, आप जानते हैं किडनी हमारे शरीर में जो है किडनी का बहुत बड़ा रोल है। क्या है भाई, हमारे शरीर में सेम के बीज की आकृति का एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। आप लोग फिगर में देखे होंगे, दोनों किडनी एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है और उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। उस झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। किडनी को दो भागों में बांटा गया है, इसके बाहरी भाग को कोर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। कोर्टेक्स आधार तल उत्तर कॉन्वेक्स होता है, जबकि मेडुला का आधार तल कॉनकेव होता है यानी अवतल होता है। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में आप जानते होंगे, फिजिक्स थोड़ा भी नॉलेज रखे होंगे, तो वैसे रिवीजन कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉलेज रखे ही होंगे। मेडुला के आंतरिक परत में शंकु आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे पिरामिड कहा जाता है और इसी पिरामिड में थैलीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसे पेल्विस कहा जाता है।
प्रत्येक किडनी में 1.5 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन पाया जाता है, जिससे शरीर का उत्सर्जन इकाई कहा जाता है। किसको भाई? शरीर का उत्सर्जन इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। नोट करने वाली बात यह है, जो किडनी के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल इकाई जो है नेफ्रॉन कहलाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में। प्रत्येक नेफ्रॉन में प्लेटोनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, जो किडनी के पेल्विस से सीधे जुड़ा हुआ रहता है। और किडनी में रक्त की आपूर्ति जो है रीनियल धमनी के द्वारा किया जाता है। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। नोट करने वाली बात यहां पे यह है, जो मूत्र त्याग जो है रीनियल धमनी के द्वारा होता है, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण अल्ट्राफिल्ट्रेशन द्वारा होता है। और नोट वाली बात यह है, मूत्र त्याग एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, जिसका नियंत्रण जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटा में औसतन 2 लीटर यूरिन डिस्चार्ज करता है। हालांकि यूरिन की मात्रा शरीर के अंदर लिए गए पानी, भोजन की प्रकृति, वातावरणीय तापमान, शरीर तापमान पर निर्भर करता है। यूरिन हल्का पीला रंग का पारदर्शक तरल होता है। इसका पीला रंग आपको बता चुके हैं, यूरोक्रम के कारण होता है। दूसरी बात नोट करने वाली यह है, जो लीवर से निकलने वाला सीरम बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा, आंख, जीभ, मलमूत्र का रंग पीला होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। सीरम बिलिरुबिन यूरोक्रम रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन के विखंडन से प्राप्त होता है। यूरिन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है। 6.8 होता है, इसका मतलब 7 से इस साइड है ना, तो हो जाएगा क्या? 7 से लेफ्ट जाए तो लेफ्ट में बात करेंगे तो अम्लीय प्रकृति का होता है। 7 से राइट रहेगा तो छाड़िए जानेंगे। यूरिन में सर्वाधिक 95% जल होता है, 2% यूरिया, 1% ग्लूकोज प्लस प्रोटीन और शेष 2% यूरिक एसिड होता है। क्रिएटिन, ह्यूपेरिक अम्ल एवं विभिन्न प्रकार के लवण के साथ साथ विटामिन सी भी निकलता है। किससे भाई? यूरिन से, ध्यान रखिएगा। और नोट करने वाली बात यह है, जो यूरिन के मध्य जो है, यूरिन के माध्यम से शरीर से निकलने वाला एकमात्र विटामिन जो है वो कौन है? केवल और केवल सी है, विटामिन सी। तो ये हम लोग देख लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। जब यूरिन में जल एवं सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तब जो है क्या होता है? तब उसको एडिस रोग कहा जाता है। जब यूरिन में जल एवं सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तब उसको जो है एडिस रोग कहा जाता है। कैडमियम की अधिकता वाले जल के पीने से हमारे किडनी में इटाई नामक रोग हो जाता है। वैसे वेसिप्रेसिन हार्मोन के द्वारा भी यूरिन की मात्रा निर्धारित होती है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यूरिन की मात्रा अधिक हो जाती है, किंतु इस हार्मोन की अधिकता से यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। वेसिप्रेसिन हार्मोन की कमी से किडनी नलिका के द्वारा पानी का अवशोषण कम हो पाता है, जिसके कारण यूरिन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो रोग को डिबरेसिस या डायबिटीज या इंसिपिड्स कहा जाता है। किडनी खराब हो जाने पर रोगी व्यक्ति को डायलिसिस मशीन पर ले जाया जाता है। किडनी खराब हो जाने से रोगी व्यक्ति को डायलिसिस मशीन पर से जाया जाता है। और यह मशीन जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन विधि के तहत रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को अलग कर देता है। और डायलिसिस मशीन को कोली से सेलुलोज का बना होता है। कोली जो है डायलिसिस मशीन का कोली सेलुलोज का बना होता है। हम लोग के शरीर में पाए जाने वाला 2 किडनी में से एक किडनी की खराबी का या प्रत्यारोपण की स्थिति में शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु अगर दोनों किडनी खराब हो जाता है तो प्रत्यारोपण विधि से ही रोगी व्यक्ति को बचाया जा सकता है। कितना दिन बचाया जा सकता है वो तो भाई पैसे पर डिपेंड करेगा। कभी कभी पित्ताशय यानी किडनी में पथरी हो जाता है, जो रासायनिक तौर पर कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाता है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम